वीडियो वायरल हाँ। 2019 क्या था मामला? आप चुनाव लड़ना चाहते थे? मैं नहीं लड़ना चाहता था। क्या मुकेश बहादुर सिंह ने अखिलेश यादव को धोखा दिया? अखिलेश जी को धोखा उनकी पार्टी के रायबली के लोगों ने उनको दिया और हमेशा देते रहे। बाहुबली में भी दोस्ती। मैं उनको बाहुबली नहीं मानता, क्रिमिनल है। बाहुबली कहाँ है? दोस्त होता है, मित्रता में कोई पैमाना नहीं। हम छोटी लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींचने का दम रखते हैं। कमजोर नस दबा दिया हमने। में बीएसपी की सरकार गिरी तो उसमें आपकी भूमिका थी। बिल्कुल थी। 99 में 3800 रुपए से 2025 में 38 करोड़ तक मैं आया हूँ और मुझे 3800 करोड़ का बनना है। मुलायम सिंह वाली बात, पर्चा चर्चा खर्चा वाली। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं चर्चा में बना रहा हूँ। मुझे पैसे से ज्यादा नेम और फेम चाहिए थी। और खाने में तो मैं सिर्फ बकरा खाता हूँ। कई लिकर पार्टियों का हिस्सा खूब रहा। मैंने आज तक अपने जीवन में एक बूंद भी लिकर नहीं पी, न इवन बियर। चैलेंजेस आए परिवार में जब पापा नहीं रहे। बड़ा कठिन था। कौन है लाइसेंस करते हैं, कौन है दलाली करते हैं। जो मेरा जीवन है वो उतार चढ़ाव करते हुए मैं यहाँ तक आया। उस उतार चढ़ाव में मैंने रिश्ते बनाए। अपर्णा यादव जी, अपर्णा तो मेरी बहन ही है। स्वाति सिंह वो लीडर भी अच्छी है और हम लोग की फैमिली फ्रेंड है। कुमार विश्वास जी जैसे लोग मेरे दोस्त हैं। मनोज मुंतशिर जी मुझे रिगार्ड करते हैं, मेरे दोस्त हैं। पत्रकार चेहरे ब्रजेश मिश्रा उसमें वो नाम है जिन्होंने मुझको यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में अपनी बड़ी भूमिका दोस्ती के नाते निभाई। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। ब्रेकिंग ट्यूब की पॉडकास्ट सीरीज में एक और मेहमान हमारे साथ हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो हर कोई उनको जानता है। लखनऊ के चर्चित सेलिब्रिटी हैं, हर महफिल की जान है, हर गैदरिंग की जान है और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके वो चेयरमैन भी हैं। किसी पहचान का मोहताज मैं कह रहा हूँ तो वो कोई साधारण बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि करीब 2 दशकों का लखनऊ की सियासत से लेकर के बिजनेस सेक्टर से लेकर के हर सेक्टर में लगातार उनकी पहचान रही है और शायद यही वजह है कि हर कोई उनका दोस्त है। ऐसे मुकेश बहादुर सिंह, स्वागत है आपका मुकेश जी। नमस्कार अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी, जब मैं बात करता हूँ कि हर महफिल की जान है आप, हर महफिल जो लखनऊ में सजती है उसके इर्द गिर्द मुकेश बहादुर सिंह का नाम आता है। वैसे तो आप खुद ही बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, पर जो पार्टियां दूसरी जगह भी होती हैं उनमें भी आपके चेहरा, आपकी तस्वीरें खूब दिखती हैं। लोग लखनऊ के एक ऐसे सेलिब्रिटी के रूप में आपको देखते हैं जो लगता है जिनको कि जिनकी पहचान कमोबेश सबसे हो। पैन पॉलिटिकल पार्टीज, पैन ब्यूरोक्रेसी, पैन जर्नलिस्ट्स, यहाँ तक कि बाहुबलियों में भी खूब अच्छी पहचान है आपकी। तो हर सेक्टर के लोगों में आपकी पहचान है। ये पहचान का हुनर आया कहाँ से आपको? देखिए, मैं तो बड़े साधारण परिवार से आता हूँ और मेरी जो ओरिजिन है वो बहुत ही छोटे परिवार से है और एक ईमानदार पुलिस अफसर का मैं बेटा हूँ। जहाँ तक जान पहचान और पार्टियों की बात है तो ये लखनऊ में मैं 2002 से लगातार रह रहा हूँ, करीब 23 साल होने जा रहे हैं। तो स्नेह जो है ओवरनाइट नहीं बनता है। स्नेह जो है, आप कोई भी, जैसे आपने जर्नलिस्ट की बात की, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, हर आदमी का मूल्यांकन होता है। तो रातों रात किसी के न इतने कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, न किसी के इतने संबंध बनते हैं, न इतना स्नेह प्यार मिलता है। क्योंकि जब आप किसी नए शहर में आकर के अपने पैर जमाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग आपको जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अगर सरल शब्दों में कहा जाए। तो मेरा भी मूल्यांकन लोगों ने ईयर बाय ईयर करते रहे और लोग जुड़ते रहे, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, बाहुबली जो आपने कहा, तो लोग जुड़ते रहे। और मेरा जो संबंध है लोगों से वो सिर्फ स्नेह और मोहब्बत का संबंध है। तो इसलिए वो पार्टियों में कन्वर्ट होते गया, उठना बैठना, खाना पीना, और आप जैसे लोग मेरे दोस्त हो गए। आप लोगों ने ही आगे बढ़ाया। तो इसलिए आज मैं ब्रेकिंग ट्यूब को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे आपने यहाँ बुला करके पॉडकास्ट करने का और अपनी जीवन वृत्तांत को सुनाने का मौका दिया। इसके लिए आपके प्रति और ब्रेकिंग ट्यूब के प्रति आभार। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो, जैसे आपने कहा कि एक बहुत साधारण परिवेश था आपका। दादाजी आपके भारतीय सेना में थे और ब्रिटिश आर्मी का भी हिस्सा थे, फिर भारतीय सेना का भी हिस्सा हुए। पिताजी आपके पुलिस में थे। तो सेना और पुलिस का ये तालमेल, मुश्किलें कहाँ थी? क्योंकि कैसे जीवन कठिन था
जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मुश्किलों से भरा जीवन तो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और फोर फादर्स, तो मुश्किलों से भरा जीवन इसलिए था क्योंकि हमने छोटे से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जो हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर जो है, मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स उनके शेयर करूंगा, मैं जो मैंने एकदम संपत्ति की तरह संजो के अपने पास रखा हुआ है। तो मेरे पास अपने ग्रैंडफादर्स के सारे चश्मे, मेरे फादर के सारे चश्मे, बकुली जो भी होती थी वो सारे मैंने संजो के उनकी रखे यादें हुए। सब आपके मैं पास। सब कुछ मेरे पास है। तो मैंने मतलब मेरे फादर मुझको बताया करते थे कि मेरे ग्रैंडफादर जब ब्रिटिश आर्मी से स्वतंत्र भारत के जब वो आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया, तो उस समय जब पेंशन आए तो 17 रुपीज़ यानी 17 रुपए की पेंशन पर आए थे, और हम लोग का घर कच्चे का होता था। लेकिन हमारी जो बुनियाद है वो सेना से है, ठीक। और उसको हमने आज भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रखा है। मैं अपने परिवार की लड़कियों की शादी मैं सिर्फ सेना में करता हूँ। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, मेरे बड़े भाई की 3 लड़कियां हैं जिसमें से 2 की शादी मैंने ही किया है, और दोनों ही, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक मेजर है। यानी उसको हमने पुलिस और सेना को अपने जीवन में पिरो रखा है। यानी हम अपने घर की लड़कियों की शादी अगर करते हैं तो सिर्फ सेना में करते हैं, बाकी उनका भाग्य है, लेकिन करते हम सेना में ही है। तो ये एक चीज़ है जो कुछ दिन पहले मेरे दादाजी के नाम की पोस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड ने रैवली में लगाया। तो मेरे दादाजी सिपाही थे, लांस नायक पद से रिटायर हुए थे। एक लांस नायक के चित्र का विमोचन एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर अगर करता है तो ये गौरव वाली बात है परिवार के लिए। तो वो चीज़ें जो है सेना और पुलिस जो है मेरे खून में है। तो मेरे फादर एक बहादुर पुलिस अफसर थे, उनकी पुलिस सर्विस में रहते हुए ही उनका निधन हो गया था, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई थी। मेरे एक भाई उस डिपेंडेंट में जॉब में गए। तो ये एक परिवार के लिए गौरव की बात है, और मेरे लिए गौरव की बात है कि हम अभावों से बढ़ करके हमारा परिवार आगे बढ़ा है। तो हमें सेना पर और पुलिस में नाज है। और दुश्वारियां भी बहुत रही होंगी पुलिस की नौकरी में। जहाँ तक मुझे मालूम है, आपके पिताजी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, स्पोर्ट्समैन भी थे। वो लगातार खेल की प्रतियोगिताओं में भी काफ़ी स्तर तक उन्होंने अपना नाम कमाया था। बावजूद इसके पुलिस की नौकरी में क्यों जाना पड़ा? क्या पारिवारिक हालात ऐसे थे? बिल्कुल, देखिए, दुश्वारियाँ जो होती हैं वो जीवन में आपको मजबूत बनाती है। तो हो सकता है मेरे फादर को भी उन्होंने मजबूत बनाया हो। मेरे फादर के पास में एक पायजामा होता था जिससे को लेकर के वो स्कूल जाते थे पहन करके। लेकिन उन्हें 60 रुपये वजीफा मिलता था। उस समय स्कॉलरशिप को वजीफा वर्ड यूज़ करते थे, हिंदी वजीफा बोलते थे। तो मेरे फादर मेरिटोरियस तो थे ही थे, उसके अलावा वो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे। 100, 200, 400, हॉप स्टेप, ऊंची कूद, लंबी कूद सारी करते थे। सारे सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास सन 1960 से लेकर के रखे हुए हैं। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आए, यहाँ भी चैंपियन हुए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इतनी गरीबी थी परिवार में कि अगर एक मीटिंग का खाना बनता था तो दूसरी मीटिंग के लाले थे। तो जो पहली नौकरी उनको, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे उस समय, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम केनिंग कॉलेज हुआ करता था। तो जो सर्टिफिकेट है मेरे फादर के वो केनिंग कॉलेज के नाम से है। मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उनके पास सारे सर्टिफिकेट थे खेल कूद के। तो जो पहली नौकरी उनको कंपटीशन में मिल गई उस समय सब इंस्पेक्टर की मिली, और उस नौकरी को उन्होंने बिना समय गंवाए, वो चाहते तो आईएएस आईपीएस भी बन सकते थे अगर वो तैयारी करते, लेकिन समय नहीं था। दुश्वारियां जो आपने कहा ना, एक पारिवारिक जीवन में दुश्वारियां थी, तो पहले वो परिवार देखते या आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज का सपना देखते। तो पहली नौकरी उन्होंने ली, सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हुए। पहली नौकरी उन्होंने बलिया से शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने परिवार को जो है स्ट्रेंथन किया। जो शादी उनकी नौकरी से पहले हो गई थी या नौकरी के बाद? शादी उनकी नौकरी से पहले हो गई थी। मेरे फादर की शादी जो है बहुत छोटे में हुई थी, और उस समय गांव में जो बैलगाड़ी चलती है ना, तो मेरे नाना जी जब उनको देखने गए थे तो गांव के एक मेले में वो बैलगाड़ी पे खड़े थे। मतलब सोचिए कितने बड़े रहे होंगे। छोटे थे। और फिर भी जब उनकी शादी हुई तो उस समय शादी 3 दिन की बारातें हुआ करती थी। तो बैलगाड़ियों से बारात जाती थी, कानपुर से बैंड बाजा आया था, और 3 दिन की बारात थी। और 3 दिन में भी जब उनसे मेरे कहाँ बारात गई थी? बलिया? हैं नहीं, रायबरेली में ही मेरी ननियाल है। तो जब 3 दिन की बारात थी तो मेरे नाना जी ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें शादी में क्या चाहिए, तो उस समय उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल मांगी थी। उन्हें क्या पता था कि मुझे जो है पुलिस की नौकरी में जाना पड़ेगा। खैर, बुलेट तो
ना उन्होंने लिया ना उन्होंने दिया, वो तो मजाक की बात थी। लेकिन मेरे नाना जी ने मेरे दादाजी को बहुत बड़ा घोड़ा दिया, और वो घोड़ा बहुत दिनों तक रहा। फिर मेरे फादर, उसके बाद जो है मेरी माता जी के पैर बहुत लकी थे, स्थितियां सुधरना शुरू हुई, मेरे फादर सर्विस में आए। फिर इस तरह से मेरे फादर मदर की पैर बहुत लकी थे, ये मैं कहूँगा। तो ये भी एक सवाल बनता है फिर उसके बाद कि खाकी भी थी, मतलब सेना की वर्दी भी थी, पुलिस की वर्दी भी थी, आप भी कमोबेश पैंट तो खाकी ही पहनते हैं, शर्ट भले आप सफेद पहनते दिखते हो। पर मुकेश बहादुर फिर एमबीए करने क्यों चले गए? आपने आईपीएस आईएएस की तैयारी या पुलिस के कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, पुलिस में जाने की कोशिश फिर आपने की? देखिए, मेरा टेस्ट नहीं था अवनी जी, है ना। क्या होता है कि हर आदमी का, मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे ग्लैमरस लाइफ पसंद थी, तब भी और आज भी पसंद है, ठीक है। मैं पार्टी वाला आदमी हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं जीता, मैं किसी के प्रेशर में नहीं जीता। तो मैं कोई नौकरी करके ना, मैंने नौकरी करने की कोशिश भी किया मैनेजमेंट करने के बाद, साल 2 साल मैंने किया काम सीखने के लिए। बट मैं कोई बनिया लाला की नौकरी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं दबाव वाला आदमी नहीं हूँ, तो मेरे नेचर में ही नहीं है। तो पुलिस की नौकरी मुझे बहुत अपील करती है, मैं पुलिस का फ़ैन हूँ, ठीक है, सेना का मैं फ़ैन हूँ। लेकिन फ़ैन जो है दूसरे लोग करें, मैं उनको देख के खुश होता हूँ। मेरा परिवार जो है पुलिस की नौकरी में रहे, मेरे इन लॉज पुलिस सेना की नौकरी में रहे, उनको देख के मुझे वर्दी से प्यार है, सेना और पुलिस की। लेकिन मैं खुद जो है अपनी आपके लाइफ परिवार में मौका भी आया तो आपने भाई मैं को? चौड़ी बेल्ट कस करके, बूट पहन करके, बुलेट में या जीप में बैठ करके मैं नहीं कर सकता, और मैं ये डंडे वंडे चलाने वाला काम नहीं कर सकता। मुझे पैशन है, लेकिन मुझे ये नौकरी मुझे मुझे वैसे पसंद नहीं। इसीलिए जब मौका मिला तो आप लोगों ने बड़े भाई को आगे कर दिया, जब जब परिवार में ऐसी परिस्थिति कुछ आई? ऐसी परिस्थिति आई कि 1998 में मेरे फादर, नया डिस्ट्रिक्ट बना था कौशाम्बी, और वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस में उनको हार्ट अटैक हुआ। कुछ पुलिस लोगों की सिपाहियों की राइफलें चोरी गई थी, उसको बरामद करने में काफ़ी रात उनको जगना पड़ा, उसमें उनको सीवियर हार्ट अटैक आया। लेकिन मैं आज भी बड़ा आभार प्रकट करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, कि मेरे फादर हॉस्पिटल में जब तक रहे मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने दिया। तो एक बड़ा सपोर्ट होता है जो आपका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक उसके बाद लेकिन मेरे फादर नहीं बचे, तो हम लोग 3 भाई थे, हमारे सामने ये था कि वो जॉब कौन करे, मैं करूं या बीच वाला करे या बड़े वाले करे। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट किया। प्रायोरिटी में मेरे बड़े भाई की 3 लड़कियां थीं, तो मुझे लगा कि पहले हम लोगों को उनको स्टेबलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहा था। तो हम लोगों ने उनको प्रायोरिटी दिया, और वो पुलिस सर्विसेज में आए और अभी कुछ दिन पहले रिटायर हो गए। पापा याद आते हैं? हाँ, हाँ। बिल्कुल आते हैं। कितना मुश्किल था। मुश्किल तो था। मुकेश भाई, मुश्किल इसलिए नहीं कि नहीं है। लगता है कितना कुछ अचीव कर लिया और आज पापा होते तो। देखिए क्या है, वो अपने उम्र से पहले चले गए। कमजोर नस दबा दी अपने। पापा तो सबकी कमजोर नस होते हैं मुकेश भाई, जिनके हैं भी। देखिए, एज से पहले गए तो ये तो दुख तो रहेगा। चैलेंजेस आए परिवार में जब पापा नहीं रहे, आगे की पढ़ाई में, आगे की चीज़ों में? नहीं, चैलेंजेस इस तरह के तो नहीं थे, लेकिन क्या था कि मेरी माँ बड़ी बहादुर थी अवनी जी।
उन्होंने हम लोग को ऐसे डाला कि हम मजबूत होते चले गए। जब कमजोर होता है परिवार तो हर तरफ से अटैक होता है, प्रोफेशनली, पर्सनली, लेकिन हम लोगों ने उसको संभाला और संभालते संभालते एक 3 कमरे के मकान में रहने वाला आदमी आज हम 22 बेडरूम के मकान में रहते हैं। तो ये जो है एक मजबूती जो उन्होंने दिया कि हम मजबूत हो पाए, और ये हालात से लड़कर हालात से लड़ कर गए और बड़ा कठिन था, लेकिन मेरी माँ ने संभाला और हम 26 साल 98 से 24 26 साल में अपनी माँ को लेके आया यहाँ तक। तो एक माँ बड़ी ताकत थी। तो ये एक होता है, दुश्वारियाँ होती है, फिर आप लड़ते हैं, हालात से लड़ते हैं। तो कई बार जो सवालिया निशान न सोसाइटी उठाती है, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे आरोप आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मैं अपने काम से उसका जवाब देता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कई बार आपको ना, जब जैसे आपने कुछ देर पहले पूछा था कि आप लखनऊ आए, पार्टियां करने लगे, तो क्या होता है कि जब आप किसी नए शहर में आते हैं तो शहर भी आपको तुरंत अडॉप्ट नहीं करता है। 50 तरह के सवालिया निशान आपके ऊपर लगाए जाते हैं। कौन है लाइजेंस करते हैं, कौन है दलाली करते हैं, कौन है बिजनेस करते हैं, कौन है पॉलिटिकल फ़ायदा, इस तरह के बहुत सारे सवाल ना आपके ऊपर आते हैं और आज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहले आते थे अब नहीं आते, लेकिन क्या है, उन्होंने कभी डेप्थ में जाके नहीं देखा कि हम लोग किन हालातों से लड़ करके यहाँ तक आए हैं। उनको तो बस गॉसिप करनी है, हर हर नए उभरते हुए आदमी पे क्वेश्चन कर देना है। अगर मैं पार्टी करता हूँ तो मेरी पार्टी को लेके क्वेश्चन, अगर मैं किसी नेता के साथ दिख जाऊंगा तो उसको लेके क्वेश्चन, अगर मैं किसी अफसर के साथ दिख जाऊंगा तो उसको लेके क्वेश्चन। यानी समाज जो है ना वो दोनों तरफ चलता है, वो हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क में रखेगा। तो पहले बहुत बुरा लगता था, मतलब एक टाइम में कह रहे वो तो मुझे ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, अब नहीं बुरा लगता है। लेकिन आप हमेशा आजीवन प्रोफेशनली पर्सनली क्वेश्चन मार्क में रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का ना बुरा मानता हूँ, न मैं उनको जवाब देता हूँ, न मैं उनसे लड़ता हूँ, न मैं उनको आर्ग्यूमेंट करता हूँ। हम छोटी लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींचने का दम रखते हैं, यही मेरी स्ट्रेंथ है। नहीं, जो बात मैं आपसे कह रहा था इसीलिए कि मैंने भी आपको अपने जीवन से जुड़ा एक वृत्तांत सुनाया था कि जिस तरह आपका बैकग्राउंड पुलिस का और सेना का रहा, हम लोगों का भी हाँ, हम लोग दोनों लोग का बैकग्राउंड पुलिस का रहा। मेरे फादर भी पुलिस में थे और मुझे किसी ने, मैं सामान्य था पढ़ने लिखने में और गणित मेरा थोड़ा कमज़ोर था, 8वीं की बात रही होगी। मुझे एक टीचर ने कहा कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, पुलिस वाले के लड़के तो मतलब अगर पढ़ जाएं तो हाँ, भगवान पुलिस का वालों भला, के लड़कों को कोई अच्छे सेंस में लेता नहीं वरना था। तो लखेरा ही होंगे। बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो लखेरा हो जाओगे, तो सामान्य पुलिस वाले के लड़के ऐसे होते ही। लेकिन एक मन में उससे दृढ़ इच्छा आती थी कि यार सब बनना है, लखेरा नहीं बनना है। तो एक एक बैकग्राउंड है, जैसे आपका बैकग्राउंड पुलिस का, सेना का बैकग्राउंड रहा है, तो एक दबाव रहता भी होगा कि अचीव करना है, मतलब कुछ ऐसा सिर्फ नहीं अचीव करना कि एमबीए कर लिया, नौकरी कर ली। नौकरी करने गए आप पहली बार तो शायद कुछ 3500, 3600, 3800। मैं जब अवनीश जी मैनेजमेंट करके निकला तो मिडवे था, तब मेरे फादर की डेथ हुई। मैं आज भी पूरे जीवन आलोक सिंह जो एडीजी कानपुर जो है उनका शुक्रगुजार रहूंगा। उस समय वो एसपी हुए थे कौशाम्बी के, तो मेरा उनका कोई परिचय नहीं, सिर्फ इतना था कि मेरे फादर वहाँ डीएसपी थे। और फादर के साथ पोस्टेड नहीं, थे? फादर के जस्ट बाद आए थे वो, उस समय डॉक्टर के एस प्रताप कुमार एसपी थे, उसी के बाद उनका ट्रांसफर और आलोक सिंह जी आ गए थे। देखिए उस बंदे की आप मतलब जितनी तारीफ करें कम है, कि जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ तो उन्होंने मुझको बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। उस समय तत्कालीन एसएसपी थे गाजियाबाद में, तो उनसे कनेक्ट किया और बोला कि इस लड़के को डीएस चौहान कि उसको नौकरी की ज़रूरत है, तो इसको जो है जॉब देना ज़रूरी है। तो मैं उनसे मिलने गया, क्राइम मीटिंग चल रही थी, मैंने अपना कार्ड भेजा, उन्होंने क्राइम मीटिंग डिस्पर्स कर दी, मुझे मिले और बोले कि जाओ कल तक हो जाएगा। और उस समय डीएस चौहान ने बोला। डीएस चौहान ने बोला, तो उस समय
सबसे ज़्यादा जब मुझे नौकरी की ज़रूरत थी तो डीएस चौहान ने मेरी मदद की, और आलोक सिंह जी के कहने से की, टीएस चौहान वही है जो जो यहाँ पे डीजीपी हुए थे उत्तर प्रदेश में डीजीपी थे और आजकल तो आलोक T20 सिंह जी सीरीज से जो है इस कोऑर्डिनेटर। समय एडीजी कानपुर जो ने, मतलब मैं तो इन लोग का शुक्रगुजार हूँ कि, और मुझे वाकई 24 घंटे के अंदर मुझे पद्मिनी टेक्नोलॉजी से कॉल आया। मैंने जब अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में मिला तो मैं देख करके मतलब मुस्कुरा के रह गया। 4500 रुपये लिखे थे, जो कि कट करके 3700-3800 रुपये मिलने वाले थे। तो 3800 रुपये से 38 करोड़ का सफर बहुत उबड़ खाबड़ था, इतनी आसानी से तो किया नहीं होगा। तो उस समय मुझे 3800 रुपये मिलते थे, बट मैं एम्बिशियस था, ऑनेस्ट था, अपनी लड़ाई लड़ना जानता था, संबंध बनाना जानता था। तो मैं वहाँ से शुरू किया 99 में 3800 रुपये से 2025 में 38 करोड़ तक मैं आया हूँगा, और मुझे 3800 करोड़ का बनना भी नहीं है। मेरा एम और टारगेट बिल्कुल फिक्स है, मुझे 3800 करोड़ का बनना नहीं है, मैं 38 करोड़ तक खुश हूँ। तो एक लंबी थी जो जो मेरा जीवन है, वो उतार चढ़ाव करते हुए मैं यहाँ तक आया। उस उतार चढ़ाव में मैंने रिश्ते बनाए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो बिजनेसमैन में हो, इंडस्ट्रीज में हो, पूरे देश में मेरे रिश्ते हैं। लेकिन अगर मैं 3800 करोड़ बनने का टारगेट रखता तो ये खो देता। तो इसलिए मेरा अचीवमेंट जो है वो रिश्ते हैं, ना कि 38 करोड़ या 3800 करोड़ है। तो यहाँ मैं इस तरह से यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद की यात्रा कैसी रही, क्योंकि उसके बाद फिर लखनऊ शहर का बड़ा आपके जीवन में योगदान है। आप दिल्ली से वापस लखनऊ लौटे, पहले शायद आपने दूसरी नौकरी ज्वाइन की। नहीं, मैंने दिल्ली में था। दिल्ली में जो है मैं उस नौकरी में मुझे कम पैसे मिलते थे, लेकिन मुझे दूसरी कंपनी से कॉल आया और मैंने सिर्फ 2 महीने में 3800 से मेरी सैलरी जो है 47,000 के आसपास हो गई थी। उसी समय मेरी शादी यहाँ तय हुई, और मैं बड़ा भाग्यशाली था इस मामले में कि एक अच्छी पत्नी मुझे मिली, एक अच्छा मतलब ससुराल पक्ष मिला। मेरे फादर इन लॉ भी पुलिस में डीएसपी थे, मेरे फादर को बहुत अच्छे से जानते थे। तो यहाँ से तो उसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन ये हमने तय कर रखा था कि हमें नौकरी फोकरी करनी नहीं है, मुझे वापस जाना है। पत्नी की सहमति थी, माँ की सहमति थी? हाँ, माँ की सहमति थी, माँ ने ही तय किया था, माँ की सहमति। और हम लोग जो है मैं सारे निर्णय जो है अपनी माँ से पूछ के ही करता था। लेकिन मेरी माँ जो है वो नॉन इंटरफेयरिंग थी, अवनी जी। उन्होंने कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, आपस में भाइयों में कभी इंटरफेयर नहीं करती थी। वो लेडी इतनी अच्छी थी कि वो मतलब कुछ भी बनाओ खाओ, मतलब नॉन इंटरफेयरिंग। जैसे अमूमन आपको हर परिवार में सास बहू और इसमें दिखेगा ना, मेरे टचवुड जो है मेरे फैमिली में मेरी मदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करती थी, और उतना ही सब उनको प्यार मोहब्बत करते थे। तो एक मतलब वो था। दूसरा क्या था कि वही मैंने आपको बोला ना कि आया मैं 2002 में वापस, और फिर शहर के तमाम सवालियाँ, क्वेश्चन मार्क। अगर आप बर्थडे पार्टी भी कर रहे हो और उसमें 4 चेहरे दिख गए, तो अगले दिन उसमें क्वेश्चन मार्क, अरे तुम वहाँ क्यों गए, कैसे गए, कौन है ये, कहाँ से आए, क्या करते हैं, मतलब 50 तरह के सवाल। बट हर सवाल का जवाब हमने छोटी लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींच के दिया। कभी न उनसे संबंध खराब किए, न कभी उनसे आर्ग्यूमेंट किया, न कभी अपने को जस्टिफाई किया, न कभी, आज भी मैं जस्टिफाई नहीं करता अपने को। आपको मेरे बारे में जो भी ओपिनियन रखनी हो, जो भी धारणा रखी हो, आप स्वतंत्र हैं। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता, ये मेरी स्ट्रेंथ है, और न मुझे आवश्यकता है जस्टिफाई करने की। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। जितने मेरे राजनीतिक संबंध हैं ईश्वर की दया से बहुत मजबूत हैं, जितने पत्रकारिता में संबंध हैं वो भी मजबूत हैं, आपको सब सारे संबंध पता है। तो कभी भी हर व्यक्ति को कभी भी आपको अपने को प्रोफेशनली या पर्सनली जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। पर ये जो 22,000 से 47,000 तक आपकी नौकरी पहुंची, नौकरी से मन भर गया, परिवार की सहमति भी मिल गई, फिर क्या हुआ? फिर लखनऊ लौट आए? हाँ, मतलब क्योंकि क्या है, 47,000 मेरा एंड नहीं था। मतलब हर आदमी का एक लक्ष्य होता है। जैसे मेरा लक्ष्य था कि मैं नेम और फेम को, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं विश्व के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर सकता था। और उस 3 साल में भी मुझे ऐसे तमाम ऑफर आए, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारे ऐसे ऑफर मिले कि जहाँ मुझे अच्छे पैसे मिलते। लेकिन क्या है, पहली बात तो मैं फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। दूसरा, मैं अपने रूट नहीं छोड़ना चाहता था। तीसरा, मैं खुद बड़े शहर में जाकर के गुम नहीं हूँ। मैं बॉम्बे जैसे शहर में, मैंने बेट्स क्लैरियन जैसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी, जो टॉप की एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वहाँ से मैंने इंटर्नशिप किया था। मैं वहाँ भी जा सकता था। तो मैं बॉम्बे दिल्ली में अपने को खोना नहीं चाहता था, जहाँ कोई किसी, मुझे पैसे से ज़्यादा
मुझे नेम और फेम चाहिए थे। अपनों की भीड़ में आना था। हाँ, और यहाँ आकर के अपनी पहचान बनने, इसलिए मैं वापस आया। और मैं स्लो एंड स्टडी, हमने जो है अपनी अपनी जो अप्रोच रखी, वो ओवरनाइट जंप करके रातों रात न मिलीनियर बनना चाहता था, न रातों यार रात में अपना नाम कमाना चाहता था। मैं स्लो एंड स्टडी, धीरे 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 धीरे, तो यहाँ तक मुझे 22-23 साल लग गए। तो स्लो एंड स्टडी तो चल नहीं रहे थे आप। तीन नहीं, महीने में आप जो है 3800 से 22,000 नहीं, पे आ वो गए। तो मैं बता रहा हूँ, सवाल तो आ जाने दीजिए मेरा। 3700, अरे 48, सॉरी 22,000 पे आ गए। 22,000 से चंद महीनों में आप 47,000 पे आ गए। तो ये तो बहुत फास्ट हुआ। और उसके बाद फिर आपने नौकरी भी छोड़ दी, बिजनेस में भी आ गए। और बिजनेस में भी आए तो लखनऊ लौट आए। लखनऊ लौट आए, बिजनेस तो आपने इधर उधर सब किए, सब फेल हो गए। बिजनेस तो आपके सब उस तरफ नहीं चले। निर्माण का किया, कुछ किया, मन उसमें भी नहीं लगा। फिर आप सरकार के बनाने और बिगाड़ने के तंत्र में घुस गए। 2002 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनी। फिर आगे जब वो सरकार गिरी तो उसमें आपकी भूमिका थी। बिल्कुल थी। देखिए, उससे पहले बैकग्राउंड जो आपने कहा ना, स्पीड बहुत फास्ट थी। स्पीड मेरी फास्ट नहीं थी, सामने वाले की रिक्वायरमेंट की जो थी ना, उसकी इंटेंसिटी मेरी स्पीड से ज़्यादा थी। यानी जब मुझे दूसरी नौकरी का ऑफर आया 3 महीने बाद, तो मैं चेन्नई इंटरव्यू देने गया। तो उस समय मुझे मुझे जो है फ्लाइट का टिकट मिला और मैं इंटरव्यू देने गया। तो मेरे 15 मिनट के इंटरव्यू में उस बंदे ने, इम्तियाज़ अहमद नाम था उनका, तो उन्होंने इंटरकॉम पे दबाया और एचआर को बोला कि इसको अपॉइंटमेंट लेटर आज ही जारी करना है। तो उन्होंने मुझसे लिखते समय पूछा कि एक्सपेक्टेशन क्या है। उस समय मुझे कुल मिला के 4,500 मैंने आपको बताया मिलता था। तो मैंने, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या अपेक्षा है, तो मेरे दिमाग में बल्ब जला कि क्या बोलूं मैं, 10 बोलूं, 12 बोलूं, 15 बोलूं। कितना गुना दे तो देगा। हाँ, तो मैंने डरते डरते, मुझे ये समझ में आ गया था कि उनकी गर्ज है मुझे लेने की। तो मैंने बोला कि नथिंग लेस देन 20,000। तो उन्होंने कलम पे लिखा 2.5 लाख रुपए पर एनम, यानी करीब 24,000 होते हैं, और बोला अपॉइंटमेंट लेटर जारी करो। आप समझे? तो यानी मेरी स्पीड फास्ट नहीं थी, सामने वाले की स्पीड फास्ट थी मुझे लेने के लिए। इसी तरीके से जब मैं वापस यहाँ आ गया, जो आपने कहा कि बिजनेस शुरू किया, तो देखिए जब हम आए, हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। मैं एक सेना के परिवार से, पुलिस के परिवार से था। तो मेरे लिए हिट एंड ट्रायल था कि मैं मरता तो क्या न करता। मतलब शुरू में डग्गेमारी करनी पड़ती, या मैं क्या करता, दुकान लगाता या कोई कंपनी खोलता। तो मैंने कई बिजनेस ट्राई किया, लेकिन जो मुझे रास आ रहे थे, ना मैं शायद बिजनेस को रास नहीं, और क्योंकि मेरा एक्यूमेंट नहीं था बिजनेस का। फिर मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ कंसल्टिंग बिजनेस है। लेकिन उससे पहले जो आपने सरकार बनाने गिराने की बात की, तो लकीली मेरे करीब 6 बहुत नज़दीकी लोग बसपा से एमएलए चुन के आए थे उस समय 2002 की सरकार में। 2002 में मैं वापस आ गया था, जून जुलाई में वापस आ गया था। और 1 साल मुझे समझने में लग रहा था कि मैं लखनऊ में क्या ऐसा वैक्यूम किस बिजनेस में है जिसको मुझे शुरू करना चाहिए। तो 2003 में मायावती जी ने, जो अलायंस की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उन्होंने रातों रात डिसॉल्व कर दिया था, आपको याद होगा। तो मैं जब रात में सोने गया, तो मेरे पास में उस समय सेंट्रो गाड़ी होती थी। तो मुझे एक एमएलए का फोन आया, नाम मैं आपको अभी आगे चर्चा में बताऊंगा। उनका फोन आया कि तुम अभी भी सोते रहोगे, मायावती ने सरकार डिसॉल्व कर दी है, और तुम अमर सिंह से बात कर लो, तुम्हारे संबंध है, और हम लोग चल करके सपा की सरकार बनवा देंगे। अमर सिंह से कैसे दोस्ती हुई थी आप? मैं जब दिल्ली में था, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट कनेक्शन, जो मेरे बॉस हुआ करते थे, कंपनी के ओनर जो है, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो कई बार उनके साथ हम लोग जाते थे, तो संबंध बन गए थे वहाँ 2-3 साल के अंदर, काफ़ी लोगों से बन गए थे। तो मैंने फिर संपर्क किया, 2003 की बात है जब डिसॉल्व हुई थी, तो उसके तुरंत बाद। और मेरे पास में उस समय, हम लोग रात में, मैं दारुल सफ़ा गया, वहाँ पे 6 एमएलएस थे, और 6 मेरे बड़े नज़दीकी थे। सुबह हो गई, सुबह हम लोग सब इकट्ठा हुए। 6 में से 4-5 लोगों को मैंने अपनी सेंट्रो कार में बैठाया, और राजेश सिंह एक मेरे मित्र हैं, जिनका यहाँ पर दयाल कन्वेंशन है, तो उनके घर पे जाने के लिए बोला गया। वहाँ शिवपाल जी पहले से मौजूद थे, जिनके पास 2 विधायक, राजेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र राणा, एक कोई निषाद जी थे, मुझे उनका नाम राजेंद्र राणा, नहीं, राजेंद्र राणा और निषाद जी थे। हम लोग जो गए थे, उसमें राजेंद्र सिंह चौहान एटा पटियाली से विधायक हुआ करते थे, वो थे, और एक इस समय वर्तमान सरकार में मिनिस्टर हैं, वो थे। सुरेंद्र विक्रम सिंह एक थे। वे तो ऐसे करके सब लोग गए। वहां से हम लोग मुलायम सिंह के पास गए, वहां से फिर गवर्नर हाउस गए, और जाके 8 लोग हो गए थे। तो जाके विष्णुकांत शास्त्री जी को शिवपाल जी ने पत्र दिया
कि ये डिफेक्शन हो गया है और सरकार जो है हम लोग बनाना चाहते हैं। तो विष्णुकांत शास्त्री जी ने तुरंत पूछा कि 1/3 का डिफेक्शन लॉ होता था, एंटी डिफेक्शन, कि आप 37 तो है नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? तो मैं पीछे से बोला, मैंने कहा कि सर इतने आ गए, बाकी अभी आ रहे हैं रास्ते में। तो वो कोरम पूरा हुआ, फिर सब जो है सारे इकट्ठा हुए, 37 लोग जो है इकट्ठा हुए, तब वो सरकार, नेताजी चीफ मिनिस्टर हुए 2003 में, अगर आपको याद हो। तो नहीं, ऐसे पर बातचीत क्या हुई? मंत्री बनाने की बात हुई? नहीं, मंत्री किसको क्या बनाने की बात नहीं, हुई? देखिए क्या, उसमें तो मंत्री भी बने थे लोग। जो लोग टूट के आए थे, मैं बिल्कुल सत्य बोलूंगा आपके ब्रेकिंग ट्यूब पर, कि देखिए जो टूट के आता है वो हमेशा अपेक्षाओं से आता है। यानी जो दल बदलता है, आज भी जो दल बदलता है उसके अंदर अपेक्षाएं होती है, कोई बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। बिना अपेक्षा के कोई राजनीति में कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। तो उस समय की तोड़फोड़ बड़ी तोड़फोड़ थी, उस समय एंटी डिफेक्शन बड़ा आसान था 1/3 का। तो आपको याद हो, उसके पहले भी कुछ लोग कांग्रेस से टूट करके लोकतांत्रिक कांग्रेस बना ली। तो सबकी अपेक्षाएं थी और सबने ये मांग भी रखी थी नेताजी के सामने कि हमें मंत्री बनाया जाए। और नेताजी इस मामले में बड़े दरिया दिल थे। उन्होंने सबको जो कहा वो कमिटमेंट पूरा किया। उन्होंने हर उस व्यक्ति को जो इसने सरकार बनाने में मदद की थी उसको मंत्री बनाया। और फिर एक नेता के घर फिर आप पहुंच गए। 36 हो गए थे, तो नेताजी वो शपथ लेने जा रहे थे, उनको डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर का पत्र गवर्नर हाउस से आ चुका था। तो फिर उस समय एक शंखलाल माझी हुआ करते थे जो पर इकलौते। आपको फोन किसका आया? किस में फोन आया? इसमें ये बात तय हुई? नहीं, मुझसे उस समय जो है, फिर अखिलेश जी ने बोला कि ये 37वां किसको लाओगे। तो मैं शंखलाल माझी को मिलने गया और शंखलाल माझी ने कहा कि किससे बात कर रहे हो तुम, किससे बात कराओगे? शंखलाल माझी अम्बेडकर नगर वाले। तो उस समय वो नेहरू इंक्लेव में रहा करते थे। तो मैंने कहा लो अखिलेश जी से बात करो। मैं फ़ोन लगाया, बात कराई और अखिलेश जी ने उनको इन्वाइट किया और शंखलाल माझी जी भी मिनिस्टर बनाए गए थे। तो इस तरह से एक बड़ी बात ये थी कि जो नेताजी ने कमिटमेंट किया उस समय, जो डिफेक्ट होकर के विधायक आए, सबको उन्होंने सम्मान दिया और सबको मंत्री बनाया था। तो इस मामले में नेताजी का कमिटमेंट जो है वो उन्होंने अपना ऑनर किया। तो फिर तो सरकार बन गई, तो आप सरकार बन गई, तो नौकरी, बिजनेस, और अब सरकार गिराओ बनाओ। तो क्या हुआ कि सरकार बनने के बाद, जो मैं उस समय कोई बिजनेस तो था नहीं मेरे पास, मैंने बोला ना आपको, मेरे लिए तो लखनऊ हिट एंड ट्रायल था। तो अमंग ऑल मिनिस्टर्स जो है उन्होंने कहा कि तुम जो है अब नौकरी वोकरी मत करो, तुम एक में हमारे ऑफिशियली किसी के पीआरओ हो जाओ। तो मेरे लिए पीआरओ उस समय जो है किसी आईएएस कलेक्टर से बड़ी नौकरी थी। तो मैंने वो पीआरओशिप एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे उसमें पावर दिखता था और मुझे उसमें अपना भविष्य इसलिए दिखता था कि पब्लिक रिलेशन अफसर का मतलब, जो मेरी स्ट्रेंथ थी अंदर से, कि जो इंटरपर्सनल स्किल होती है कि मैं लोगों से कांटेक्ट बढ़ाऊं, बड़े इंडस्ट्री से, बड़े लोगों से मिलूं मैं, तो मुझे उस जॉब प्रोफाइल में मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा, अपॉर्चुनिटी दिखी। तो मैंने पीआरओशिप को एक्सेप्ट किया और फिर उसमें बड़े लोग मुझसे मिलने, हर उत्तर प्रदेश का जो बड़ा इंडस्ट्री था उससे मेरी बातचीत होनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे 2003, 4, 5 में आके फिर एक बार 2005 में जो है फिर आप दोबारा फिर पलट गए। आपने फिर सरकार के खिलाफ वाली साजिश में फिर शामिल हो गया। बिल्कुल, मैं तो इसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं कि हम लोग नाराज थे और अपनी नाराजगी को हमने पुरजोर तरीके से व्यक्त भी किया। उस समय भी क्या हुआ कि मौजूदा एक मिनिस्टर हैं जो उस समय समाजवादी पार्टी में मिनिस्टर थे, उनकी नंबर 2 जो थे समाजवादी पार्टी में, उनसे बनती नहीं थी। उसको लेके वो बहुत परेशान थे। नंबर 2 मतलब शिवपाल यादव से नहीं? शिवपाल यादव जी से उनकी बनती नहीं थी, उनको लेके बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई रास्ता निकालो। तो फिर मैंने मायावती जी के यहाँ संपर्क किया और क्या किया, सतीश मिश्रा जी से मैंने बात की और फिर उसके बाद उन नेताजी को हमने रातों रात जो है मायावती जी से मिलवाया दिल्ली में। और कितने लोग थे वो? पहले तो एक गए थे मिलने के लिए और बाद में वो संख्या, वो मंत्री थे उस समय मौजूदा मिनिस्टर थे मुलायम सिंह गवर्नमेंट में। इस्तीफा दिया उन्होंने? पहले इस्तीफा नहीं दिया, मिलने से पहले इस्तीफा नहीं दिया, मिल के जब वापस आए तब इस्तीफा दिया। 3 मिनिस्टर्स 2 एमएलए ना, एक रामकृष्ण भार्गव भी थे। तो ये लोगों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ये ज्यादातर बीएसपी में गए। मतलब बीएसपी ने ज्वाइन तो नहीं कराया ना, ज्वाइन तो कराया नहीं, लेकिन इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप जान करके आपको ये हास्यास्पद था कि इस्तीफा देने के बाद जब
गवर्नमेंट जो है वो नहीं डिस्टेबलाइज हुई, तो मायावती से जब ये लोग मिलने गए तो मायावती ने कह दिया मैं तुम लोग को टिकट नहीं दूंगी, साफ मना कर दिया। और जबकि मायावती जी के कहने से उन पांचों ने इस्तीफा दिया था, मतलब उनका भविष्य वो आधार में कर दिया। त्रिशंकु मतलब आप समझ रहे कि मैं आपके कहने से मैं जंप कर जाऊं, बंदर छलांग लगाई और डाली हाथ में नहीं आई। इन लोगों के साथ वही हुआ, छलांग तो लगा दी और कई बार मेरे ऊपर भी दोषारोपण करते हैं ये लोग, उसमें से एक आध लोग, जबकि सब नेताओं का डिसीजन अपना होता है, वो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। उन्होंने छलांग लगाई और डाली हाथ में नहीं, मायावती जी अच्छा, ने मतलब वो उन्होंने फैसला लिया, इस्तीफा दिया, वो कहते हैं कि इस्तीफा देने मुकेश के बाद बहादुर सिंह ने फंसा दिया। और मैं बताऊं कि आप मतलब कम से कम 10 दिन तक वो इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं हुए थे राजभवन में। निगोशिएशन चल रहा था। नेगोशिएशन भी चल रहा था और उसके अलावा जो है मतलब वेट कर रहे थे मुलायम सिंह जी कि ये लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि रिफ्ट इतनी गहरी है। मतलब रिफ्ट भी गहरी नहीं थी और डिसीजन नहीं ले पाए वापस आने का। जबकि मैं आज भी कहता हूं कि उन लोग को वापस चले जाना चाहिए था। कभी भी किसी आपने राय दी थी? मैंने राय दी थी, बिल्कुल राय दी थी। मैंने कहा कि आप लोग को वापस जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक नेताजी थे, वो अड़े हुए थे, उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया कि वापस नहीं। और सरकार भी आप टॉपल नहीं कर पाए, आपको हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एंटी डिफेक्शन में ये बाहर हुए पांचों। अच्छा, एंटी इनके डिफेक्शन खिलाफ, हुआ। हाँ, इनके खिलाफ जो है वो बीएसपी ने, विधानसभा में बीएसपी ने नहीं, सपा ने। नहीं तब तो वो कोई नहीं जनतांत्रिक नहीं बीएसपी बन नहीं गई नहीं, थी। 5 में ये डिफेक्ट हुए 5 लोग ना, तो जब आपने इस्तीफा दे दिया तो आप डिफेक्शन में तो आप 5 आ गए ना। वो पहले वाला तो हो गया था, 37 बने और सरकार बन गई, तो कोई मर्ज हो पार्टी गई। बनाई थी ना इन लोगों ने, वो जनतांत्रिक 10 बसपा। 10 मिनट के लिए, कोई 10 मिनट के लिए पार्टी बनी, वो मर्ज कर दी गई, पहली विधानसभा में मर्ज हो गई थी। ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। फिर इनके खिलाफ जो है डिफेक्शन, उसमें जो है सूट फाइल हुआ पार्टी की तरफ से। वहाँ हम लोग लड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट से। मैं ही था जो स्टे लेकर के आया था, समाजवादी पार्टी के का जो विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने उस समय दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पहले हमने वकील किया था अभिषेक मनु सिंघवी को। वो पीछे से कांग्रेस मोटिवेट कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जज ने उठा के फाइल ऊपर से नीचे फेंक दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े हो और सुप्रीम कोर्ट में फाइल फेंक दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में सबसे पीछे खड़ा था। मैं देख के दंग रह गया कि वेणुगोपाल और मनु सिंघवी वो फेल हो गए। और मैं कह रहा था कि ये हमारी बात समझ नहीं रहे, मतलब इनको करना ठीक नहीं है। फिर ये सब लोग तनाव में आ गए, सारे जितने एमएलए थे। मैं बाहर आया और एक मेरे बहुत अच्छे नज़दीकी हैं सुब्रमण्यम जी, वो जो इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं आज, उस समय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते थे, मिस्टर सुब्रमण्यम। तो मैं उनके चैम्बर में गया और मैंने उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किया। दोबारा से पिटीशन मैंने रिवीजन फाइल किया और स्टे ले लिया। तो स्टे हुआ। तो इस तरीके से कर करके वो फिर वो 2 साल और टफ हो गए। 2005 से, आपको याद है चुनाव 2007 में हाँ, हुआ, 7 में। तो 5 से 7 का टाइम बड़ा टफ था। तो सरकार भी पीछे लग गई होगी। सरकार पीछे लग गई और नहीं, सरकार तो पीछे, ऐसा कोई काम ही नहीं था कि सरकार पीछे लगे। लेकिन उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनमोर्चा पार्टी बनाई। राजबब्बर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सपा से नाराज होकर जा चुके थे। उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे ऑफिशियली विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन अपॉइंट कर दिया जनमोर्चा पार्टी का। तो उस तरीके से मेरा जो मीडिया कनेक्ट था, अब वो आप राजनीति में ऑफिशियली वीपी सिंह उस समय चेहरा थे भाई, फॉर्मर। मेरे लिए गर्व की बात थी कि वीपी सिंह को लेने मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में आ रहे हैं, उनके घर में मेरा ऑफिस बन गया। वीपी सिंह जी मुझे रोज रात में बात करते थे, डिक्टेट करते थे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भीड़ होने लगी राजा साहब की। तो उस तरीके से मेरा मीडिया कनेक्ट स्ट्रांग हुआ और लोगों से रिलेशन मेरा बढ़ता गया और मेरी फेस वैल्यू जो थी वो बढ़ती चली गई। तो मुझे पीआरओशिप में मजा नहीं आता था, मेरे जितने संबंध बनने थे बन गए थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपने को ट्रांसफॉर्म किया पीआरओशिप से टुवर्ड्स बिजनेस। तो नहीं, ऐसे पर तब तो आप स्पोक्स पर्सन हो गए जनमोर्चा के। हाँ, लेकिन फिर जनमोर्चा कुछ कर नहीं चलो, पाई हाँ, नहीं, जनमोर्चा politically- चली नहीं। तो 7 इलेक्शन में जनमोर्चा का काम खत्म हो गया। तो मैंने अपनी बिजनेस एंटिटी क्रिएट की, धीरे धीरे उसको काम 2007 से शुरू किया और फिर धीरे 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 7 से करते करते आज 2025 में एक नहीं, पर कंसल्टिंग। 7 से पहले आप 7 के आसपास आपने एक बीजेपी के नेता को मायावती से मिलवाया, नहीं, उनको टिकट दिलवाया। उस समय बादशाह सिंह हुआ करते थे जो एक बड़े आरोपों में बाद में फंस भी गए थे। तो बादशाह सिंह एक बड़ा नाम होता था बुंदेलखंड में। तो उनको, वो बीजेपी से नाराज चले थे उस समय। तो वो बसपा में जाना चाहते थे और मायावती जी को भी बुंदेलखंड में एक बड़े नेता की जरूरत थी। तो बादशाह सिंह को मैं ही लेकर के बसपा में गया था उस समय, मेरे कहने से ही गए थे वो।
और उनके बड़े चेहरे को देखते हुए मायावती जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी। और वो, आप मानेंगे नहीं, बादशाह सिंह बुंदेलखंड के एक बड़े चेहरे थे। वो थ्रू आउट वो बीजेपी में रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बीजेपी से उनकी नाराजगी चल रही थी और फिर वो बसपा में चले गए, मेरे कहने से ही गए, और वो चुन करके आए। मायावती जी ने उनको मिनिस्टर बनाया, पहले स्वतंत्र प्रभार, बाद में उनको कैबिनेट प्रमोट किया, बुंदेलखंड पूरे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया। तो बादशाह सिंह एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन क्या है, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मुझे कभी रास नहीं आई। मतलब देखिए क्या है, बिजनेस में भी या उनको पॉलिटिक्स आप में भी, हुमायूं रोड ले गए थे मायावती जी से मायावती मिलाने? जी से मिलाने हुमायूं रोड, उनके बंगले पे? उनके बंगले पर उनको मिलाया था। और उस समय जो ये 5 लोग डिफेक्ट हुए थे पहले वाले, ये लोग भी उसमें से 2-3 लोग साथ में थे, और मायावती जी से मिलाया। मायावती जी ने, और मायावती जी ने उनको जो कमिटमेंट दिया, देखिए बड़ा लीडर होता है जो, वो कमिटमेंट का बड़ा पक्का होता है। जो उन्होंने बादशाह सिंह को कमिटमेंट दिया, वहाँ कमरे में मैं मौजूद था, उस कमरे के अंदर, और उन्होंने सारे कमिटमेंट मायावती जी ने भी पूरे किए। जैसे मुलायम सिंह जी ने ऑनर किया था, मायावती जी ने भी ऑनर किया। उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया, मिनिस्टर बनाया। बट वो अगर नॉन परफॉर्मर थे, नहीं, पर पहले वालों को तो प्रॉमिस जो किया वो नहीं नहीं निभाया। पहले वालों वो को, जो मिड गवर्नमेंट तोड़ नहीं करके आ पहले गए थे। वालों को मायावती जी का कोई कमिटमेंट नहीं था अवनीश जी। अच्छा। पहले वालों ने अपने अपने सेल्फ लालच में उन्होंने इस्तीफे दिए थे, क्योंकि उनकी पट नहीं रही थी, तो इस्तीफा दिया तो वो खुद गए थे, तो उसमें से। लेकिन फिर एक को मैंने टिकट, मैंने मायावती जी के जो नंबर 2 थे उनसे रिक्वेस्ट करके उनको टिकट दिलवाया, और वो चुनाव जो है वो जीत करके आए। वो 2007 में? 2007 का इलेक्शन। तो पहले स्ट्रोक में वो मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन जब 6 महीने बाद कैबिनेट रिशफल हुआ तो उसमें उनको मिनिस्टर बनाया गया। तो जब बादशाह सिंह मिले और बाकी लोग भी मिले और उनको मौका मिला जिनको भी, तो फिर बीएसपी में तो फिर वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है कि जो बीएसपी की जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की, किसी भी तरीके की, वो तो बिना पूरा किए वहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो ये लोग ने, जिनको मैंने कहा था, उन्होंने अपना पूरा किया, उनको टिकट मिला, जीत करके आए। और अपेक्षाएं तो जब वो बड़े करीब से आपने फंक्शनिंग देखी हो बादशाह सिंह के साथ, तो बहुत करीब से आप रहे। आय से अधिक संपत्ति का उनके ऊपर केस चला, लोकायुक्त ने उनको जो है उनके खिलाफ सिफारिश की थी, और मायावती सरकार ने उनको बर्खास्त किया। इसके अलावा भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। उन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे, उनके ऊपर बहुत बड़ा उनके आरोप ऊपर लगा एक था। सेना बनाने का, प्राइवेट सेना बनाने का आरोप लगा। तो कई तरह के आरोप लगे। आप तो उनके नहीं, बड़े नजदीक थे। वो जो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो जब राजनीति उन्होंने शुरू किया था, तब वो अपनी एक उन्होंने इंसाफ सेना बना रखी थी, जिसमें वो रॉबिन हुड जैसी भूमिका अदा करते थे। कि चूंकि बादशाह सिंह पढ़े लिखे उतना नहीं थे, लेकिन क्या है, उनकी पकड़ जो जमीन पर थी ना, गांव-गांव में उनकी बहुत पकड़ थी। मैंने उनका क्षेत्र में देखा है कि मतलब पकड़ बहुत अच्छी। दबदबा था बहुत। लेकिन क्या है कि हर आदमी का अलग-अलग नेचर होता है, तो उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी ना, वो सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी। मैं तो एकदम ओपनली आपको कह रहा हूँ आपके चैनल पे, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कहीं न कहीं उनको लालच था। तो जिस मामले में उनके ऊपर आरोप, और क्या है, आदमी खुद कम करता है, उसके परिवार वाले या उसके सहयोगी जो ज़्यादा करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति, उनके ऊपर ग्राम सभा की जमीन कब्जाने के, इस तरह के आरोप लगे थे उनके ऊपर। लेकिन उससे बड़ा आरोप उनके ऊपर एक रिश्वतखोरी का लग गया था, जिसमें उनके ऊपर पैसे का आरोप था, बड़ा आरोप था। बाद में कोर्ट से बरी हुए वो, और तो इसलिए मेरिट पे चर्चा करना कोई फायदा नहीं है कि वो सही था गलत था। बट जो आपने पूछा, अभी अभी आपने कहा कि क्या उनकी राजनीति खत्म हो राजनीतिक गई। ये पृष्ठभूमि, मामला बहुत उनके लिए इमेज। ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में बिरले ही कोई लीडर होगा जो किसी न किसी तरह के आरोप में गिरा होगा। कोई वुमनाइजिंग के आरोप में गिरा होगा, कोई पैसे के लेन देन में होगा, कोई जमीन कब्जा में, कोई सरकारी जमीन कब्जा में। तो आरोप तो लगते हैं, क्योंकि क्या है, कई बार आरोप अगर कोर्ट से आप बरी हो चुके हैं तो उन आरोपों की कोई माने नहीं रह जाता। बादशाह सिंह को जितना मैं, जो अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जितना मैंने पहचाना उनको, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कई बार जो उनकी उनके उनके आसपास के लोग होते हैं, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जमीन कब्जा करना, अवैध कब्जा, उसका भी आरोप, मैं अगर लीडर हूं तो आरोप तो मेरे ऊपर ही आएगा। जैसा कि आपने कहा कि आप ये जानते हैं कि आरोप थे और कोर्ट से छूट गए, और उस दौर में बहुत सारे लोगों ने आपको भी इसका कारण माना और आपको भी घेरने की कोशिश की कि चूंकि आप उनके करीबी थे,
तो और चूंकि आपके कॉर्पोरेट से बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी व्यूह रचना आपने रचवाई या कुछ साजिश में आप कहीं शामिल रहे, देखिए ऐसी भी बातें बहुत आई, देखिए आपको भी क्या सुनने को मिली देखिए होंगी। क्या है, बादशाह सिंह से मेरे आज भी बहुत अच्छे संबंध है ना। देखिए कई बार क्या होता है कि आप किसी को एडवाइजरी रोल में जब होते हैं तो आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक है। मेरे मेरे जीवन में ऐसे कई वाक्य आए जब हमने अपनी एडवाइस, बादशाह सिंह को उसके बाद भी 2022 में चुनाव से ठीक पहले वो मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे एडवाइस लिया कि उनको क्या करना चाहिए राजनीति। मैंने उनको बोला कि आप बीजेपी में लौट जाओ, भविष्य बीजेपी का है। मैंने उनको कैटेगरिकली मना किया गाड़ी में बैठते बैठते कि आप सपा मत ज्वाइन करना, सपा की सरकार नहीं बन रही। वो नहीं माने, अगले अगले ही दिन जाकर के अखिलेश यादव जी के समक्ष उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया हमीरपुर में। तो जो आरोप आप कह रहे हैं ना, देखिए क्या होता है कि मैंने बोला ना कि जब आप कहीं से कमजोर होंगे तो आपके स्लीपिंग एनिमीज जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। जैसे बादशाह सिंह पे जब आरोप लगा तो मेरे हजारों स्लीपिंग एनिमीज रहे होंगे जो चाहेंगे कि मैं फंस जाऊं कहीं, ठीक बीते है। आपके 8 7 हाँ, 7 तो साल के। और मैं उसका बुरा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं बुरा नहीं मानता। भाई दुश्मन का काम है आपके खिलाफ साजिश करना। तो अगर बादशाह सिंह फंस रहे थे तो मेरा कोई लेना देना नहीं था। अगर मेरा कोई लेना देना होता तो मैं भी फंस गया होता। और वो जाने, उनका काम जाने। तो क्या होता है कि मैं स्लीपिंग एनिमीज से लड़ना जानता हूँ। और स्लीपिंग एनिमीज का काम क्या है? सिर्फ गॉसिप करना, वायरल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, एक दूसरे कहानी बताना। भाई मुझे 22 साल हो गया लखनऊ में, और मैं हर दिन एक नए स्लीपिंग एनिमीज से मैं भिड़ता हूँ। भिड़ता क्या मतलब, मैं जानता हूँ। आप वो मुलायम सिंह वाली बात, पर्चा चर्चा खर्चा वाली हाँ, और मैं चाहता हूँ मानते कि मैं हैं। चर्चा में बना रहा हूँ, ठीक है। मैं स्लीपिंग एनिमीज मेरे बहुत सारे हैं। कोई मेरी प्रोफाइल से चिढ़ता है, कोई मेरी यारी दोस्ती से चिढ़ता है, कोई आपका दुश्मन होगा तो मैं आपका दोस्त हूँ इसलिए वो मुझसे चिढ़ेगा। कोई कोई मंत्री जी मेरे दोस्त हैं तो उनके जो दुश्मन राजनीतिक होंगे वो मुझसे चिढ़ेंगे। तो स्लीपिंग एनिमीज को बने रहना चाहिए, वो आपके बारे में बात करते रहे, इसमें मुझे आनंद आता है। पर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बीएसपी वाला दौर फिर धीरे धीरे खत्म हुआ, और इधर आप अपनी जो कंसल्टिंग फर्म है उसको आगे बढ़ा रहे थे, कंसल्टेंसी का बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे। फिर आई 2012 का चुनाव, और 2012 में सरकार बदली, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, चूँकि आपका समाजवादी पार्टी के लोगों से भी एक दौर में अच्छा उठना बैठना था, आपने सरकार के उस पूरी प्रक्रिया में भी कहीं आपकी भूमिका भी रही। पर आप इतने करीब पहुंच गए अखिलेश यादव के कि अखिलेश यादव ने आपको उत्तर प्रदेश की सबसे वीवीआईपी सीट मानी जाने वाली रायबरेली की सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। नहीं, बिल्कुल बनाया। और मैं अखिलेश जी के प्रति बड़ा कृतज्ञ भी रहता हूँ इस बात को लेकर के कि उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट से मुझे एमएलसी का। रिश्ते कैसे बने हैं, कैसे समाजवादी पार्टी में कैसे ऐसा है रिश्ते कि बने? चूंकि मैं उस समय बसपा से नज़दीक था, तो 2012 का जब चुनाव हुआ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ मेरा घर गृह जनपद है रायबली, तो सुरेंद्र विक्रम सिंह चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। तो जिस दिन अखिलेश जी की वहाँ रैली थी तो सुरेंद्र विक्रम सिंह ने मुझे स्पेशली, उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुलाया। अखिलेश जी हेलीकॉप्टर से उतरे। या सुरेंद्र विक्रम वही बीएसपी के विधायक थे, जिनको मैं ले गया था समाजवादी पार्टी। हाँ, तो उनको साथ में टिकट नहीं मिला। 12 में अखिलेश जी ने टिकट दिया। तो अखिलेश जी चूंकि फाइनेंशियली वो बहुत वीक थे, तो उनके मंच पर मैं गया, और अखिलेश जी ने वहाँ जो है मुझको इंट्रोड्यूस किया, पब्लिक से भी कहा, और ये भी कहा, वो रिकॉर्डेड है, मैं आपको उसके अखबारों की कतरन भी भेज सकता हूँ, कि अखिलेश जी ने कहा कि मुकेश सिंह बहुत लकी हैं, जिस पार्टी में रहते हैं उसी की सरकार बनती है। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है और अखबारों में छपा है। मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ, इस इंटरव्यू के बाद अखबारों ने छापा। उसके बाद अखिलेश जी को हम लोगों ने हेलीकॉप्टर में विदा आप तो मौसम वैज्ञानिक हो गए, मतलब आप। हाँ, जिस मतलब गॉड गिफ्टेड है, मतलब ये जो है गॉड गिफ्टेड है। मैं आने वाली सरकार को भांप लेता हूँ, ठीक है। जब हेलीकॉप्टर में हम लोग छोड़ने गए तो चूंकि फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे सुरेंद्र विक्रम सिंह, तो अखिलेश जी ने कहा कि चुनाव में इनको देख लेना, जो भी मदद हो मतलब अपने स्तर से कर देना। तो मैंने उनको काफ़ी मदद किया, और वो चुनाव 14,000 वोट से जीत करके आए। तो ये कह लिए कि मतलब, और उन्होंने जाके अखिलेश जी से कहा भी होगा कि भाई मुकेश ने मेरी मदद किया। तो देखिए क्या होता है, राजनीति में सब एक दूसरे की जो मदद करता है, और असली खेल वोट बैंक का है। मैं छत्री कम्युनिटी से आता हूँ, तो ऑब्वियसली कि छत्रियों पर कुछ थोड़ी बहुत पकड़ तो मेरी भी होगी अपने क्षेत्र में, रायबली में। तो जो है राजनीति में आरोपों की कोई कोई वैल्यू नहीं है।
आरोप ऐसा कोई नेता आप ढूंढ लीजिए किसी पार्टी में, किसी न किसी आरोप में होगा वो, चाहे वो नहीं, बट फिर टिकट कैसे मिला? टिकट नहीं, फिर वहां तो ये बात 2012 की है, वो चुनाव हुआ 2016 में, 4 साल। तो 4 साल में मैं उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हाँ, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा हुआ, कांग्रेस उसके बुरी बाद तरह हार गई। उसके बाद हम लोग रायबली में, चूंकि मेरा सोशल दायरा बड़ा है, तो बहुत सारी जो सेवाएं मैं करता हूँ वहां पर, आज भी करता हूँ। तो धीरे धीरे, चूंकि सपा में मैं नजदीक था, मैं वो, हालांकि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था वो हाँ, चुनाव। क्योंकि आप तो आपने बताया भाई आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, मेरा फिर आपने नौकरी की, आप बिजनेस करना आप देखिए, फिर पीआरओ बन गए, फिर आप जो है दूसरी भूमिका में आ गए, अब आप चुनाव भी लड़ने लगे। देखिए, दिनेश प्रताप सिंह जो है वो रायबली क्या, इस समय प्रदेश के बड़े मजबूत नेताओं में उनकी आज की डेट में गिनती होती है। दिनेश और मैं दोस्त हैं, है ना? नहीं, मैं नहीं, पर नहीं, ये मैं बात बताता तो हूँ आपको, 2016 की मैं बताता हूँ आपको। रायबली में दिनेश का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था मुझसे मजबूत। मतलब मैं फाइनेंशियली भी मजबूत था, मैं वैसे भी मजबूत था, वोट पे भी मेरा कंट्रोल था। तो चॉइस क्या थी समाजवादी पार्टी के सामने? कोई चॉइस नहीं थी। अगर चॉइस होती तो मुकेश सिंह को टिकट नहीं मिलके किसी यादव को या किसी और को मिल गया होता, ठीक है। राजा राकेश प्रताप चुनाव लड़ते थे दिनेश से और हार जाते थे, ठीक, जो अभी इस समय है। तो वो तो कहते थे फिक्स गेम है, नहीं, फिक्स गेम नहीं होता था उस समय। क्या होता था कि जब कैंडिडेट ढूंढा जाने लगा तो समाजवादी पार्टी के सारे विधायक थे वहां। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से थे, राजा अजय समाजवादी पार्टी से, रामलाल अकेला समाजवादी पार्टी, आशा किशोर, सब समाजवादी। तो क्या हुआ, आपको बुलाया गया फिर? इतने लोग मिलकर के भी कोई कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहे थे, क्योंकि कैंडिडेचर में केवल सबसे मजबूत मैं ही था। तो इन लोगों ने मिलकर मेरे नाम को प्रपोज किया। तो मुझे शिवपाल जी आप का, चुनाव लड़ना चाहते थे? मैं नहीं लड़ना चाहता था। मैं तो आज भी कहता हूँ, उस समय भी कह रहा था। शिवपाल जी का मुझे फोन आया और मुझे उन्होंने 7 KD पे बुलाया। जब मैं उस कमरे में अंदर घुसा, शाम का टाइम था, 36 में से 34 टिकट डिक्लेयर हो चुके थे पूरे प्रदेश के लोकल बॉडी वाले। 2 टिकट रुके हुए थे, एक रविशंकर पप्पू का और एक मेरा। तो ये तो कहा जा रहा था कि जो है सपोर्ट शायद कर सकती है, वहां कांग्रेस को सपोर्ट करना था। नहीं, ये तो आगे बात चल रही थी। आगे की भी बड़ी लंबी कहानी है। तो मैं जब कमरे में शिवपाल जी के घुसता हूँ तो शिवपाल जी ने मुझसे ऐसे देखा, और मैं देखा सामने रायबली के सारे सपा के विधायक बैठे हुए हैं। तो ऐसे उन्होंने मुझको देखा और बोले कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा तुम्ही को। तो मैंने कहा, जब पहले से तय किए बैठे हो कि लड़ना पड़ेगा तो ठीक है, लड़ेंगे। लेकिन मेरा राजनीति वाला टेम्परामेंट है, मैं कोई पैसे वैसे नहीं बांटूंगा। ये सबके सामने की बात है, सबके सामने मैंने डिनाई किया। मैंने कहा, मैं, चूंकि आपको पता ऑफिशियली है, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे? हाँ, मेंबर नहीं बना रहे थे लोग, मैं मेंबर बना नहीं था। तो लेकिन मैं, इन लोगों ने मुझको जब तय किया तो मैंने बोला कि भाई देखिए, वोट खरीद फरोश का चुनाव है। मैं इस टेम्परामेंट में नहीं हूँ कि मैं चुनाव वोट से खरीदूं मेरा। और मैंने कहा, मैं आपको लड़ाना है तो लड़ा दो, लेकिन मैं वोट नहीं खरीदूंगा। तो अब आपको मालूम है लोकल बॉडी के इलेक्शंस कैसे होते हैं, जो मैनेजमेंट के और इसके होते हैं। लेकिन खैर, इन लोगों ने मेरा टिकट उसी दिन डिक्लेयर कर दिया। और पर दूसरा कारण जो था नहीं लड़ने का, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको टिकट दिया, सत्ता की पार्टी ने टिकट दिया। कहते हैं ये चुनाव पूरी तरीके से सत्ता का चुनाव होता है। सत्ता जिसको टिकट देती है वो परिषद के चुनाव जीतता है, लोकल बॉडी वाले। और ये हुआ भी कि उसमें ज्यादातर सीटों पर, या इनफैक्ट कहूँ कि 1-2 सीटें छोड़ करके सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। और लेकिन क्या मुकेश बहादुर सिंह ने अखिलेश यादव को धोखा दिया ऐन मौके पर? देखिए, मुकेश बहादुर सिंह कभी किसी को धोखा नहीं देते, ना उन्होंने अखिलेश यादव को तब दिया था, ना कभी देते। देखिए, उनकी अपनी पार्टी ने उनको धोखा दिया, और ये आरोप मैंने उनको बाकायदा अपना जो प्रतिवेदन था चुनाव के बाद दिया। मनोज पांडे जी जो है वो उनको धोखा दे रहे थे, रामलाल अकेला उनको धोखा दे रहे थे, राजा अजय, उनको सारे विधायक उनको जिले के धोखा दे रहे। यानी ये लोग मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं पैसे इनको दे दूं और ये बांटे, ठीक। लेकिन पैसे बांटने के बाद भी चुनाव मुझे हरवा देते ये सारे लोग। पर ये लोग मनोज पांडे, दिनेश सिंह के दुश्मन, हाँ, और भी कितने सारे। दिनेश सिंह से तो वहां किसी की पट्टी नहीं, तो राजनीति में मदद किसकी करता? देखिए अवनीश जी, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये रिलेशनशिप विद कन्वीनियंस होता है। जब भाई मनोज पांडे जी जो है, उस समय भी मेरे से ठीक संबंध थे, बट पूरे टाइम मंत्री थे सरकार में, और पूरे टाइम अखिलेश की पॉलिटिक्स पर आगे बढ़े।
और अखिलेश को अपना दुश्मन बता के सुरक्षा लेते रहे, वो लेते रहे। मैं ओपन अखिलेश सिंह की बात कर रहे अखिलेश सिंह की बात कर रहा हूं, मैं ओपन फोरम से कह रहा हूं मैं ये बात को, कि ये लोग क्या है, जब इनको जैसी जरूरत होती है वैसा अपना रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो दिनेश के, देखिए मैं दिनेश से इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था कि दिनेश मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं और मैं उनको बड़े भाई जैसा ट्रीट करता हूं, हम लोग पारिवारिक दोस्त हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो दूसरा रीजन ये भी था, और ये पूरा जिला मिलकर के भी दिनेश सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये उस दिन, उस समय, उस चुनाव में कभी उनके घर पुलिस भेज रहे थे, जिसके मैं खिलाफ रहता हूं। भाई आपको राजनीति करना है तो आप मतलब ठीक से राजनीति करिए। पुलिस से दिनेश सिंह को घिरवा रहे थे ये लोग सारे मिलकर के, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। हैं। कैंडिडेट ही विड्रॉ हो गया तो फिर नहीं, कैंडिडेट तो विड्रॉ बाद में हुआ। सोनिया जी ने उस समय नेताजी से बात किया, क्योंकि ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे दिनेश, और उसके बाद एक रणनीति बनाई गई कि जिलाध्यक्ष से एक जारी करा दो चिट्ठी कि अब ये हमारे प्रत्याशी नहीं रहे। आप ये बताइए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंबल देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका चुनाव घोषित करता है, आपको कैंडिडेट घोषित करता है, जिलाध्यक्ष किस हैसियत से कह देगा कि मेरा प्रत्याशी नहीं है? लीगली मैं बात कर रहा हूं। खैर ये बात हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश जी चाहते थे कि मैं वो चुनाव जीतूं। अखिलेश जी मुझे चुनाव जीतते हुए देखना चाहते थे, वो दिनेश को हारते हुए देखना चाहते थे। ये बात सत्य है, और मैं फिर आपके ब्रेकिंग ट्यूब से कह रहा हूं, ये बात सत्य है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव जीते, लेकिन उनके पार्टी के नीचे के लोगों ने उनको उस समय भी धोखा दिया और बाद में भी देते रहे, वो आपने देखा है। ठीक है, मैं अखिलेश जी से कभी नाराज नहीं था, कभी उनको धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझे इस बात का बुरा जरूर लगा कि उन्होंने मुझे कभी भी, जब अगर उन्होंने मुझे चुनाव में हारा तो उनको मुझे भी कोई ना कोई दायित्व देना चाहिए था, नहीं दिया, इसलिए मेरी दूरियां बढ़ने लगी। और मैं, चूंकि देखिए जो वर्तमान सरकार है, तो आप कह रहे हैं कि आप विड्रॉ नहीं किया आपने, बल्कि जिला मैंने विड्रॉ नहीं किया, जिलाध्यक्ष ने एक चिट्ठी जारी की थी, और फिर अखिलेश जी ने उसके बाद एक चिट्ठी जारी किया कि मुकेश सिंह हमारे अधिकृत प्रत्याशी, तो चिट्ठी आज भी मेरे पास है। तो विड्रॉ कैसे किया? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जारी कर रहा है चिट्ठी उस चुनाव के बाद कि मुकेश सिंह ही अधिकृत प्रत्याशी थे, और जिला अध्यक्ष जारी कर रहा है जिलाध्यक्ष की हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, तो आप फिर डायलेमा में आ गए कि मतलब मैं प्रत्याशी हूं कि नहीं हूं? अखिलेश जी ने चिट्ठी बाद में जारी किया मेरे प्रत्यावेदन पे कि इनकी शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेते हुए 3 सदस्यीय समिति बैठाई जाती है, और उसमें मैं क्लीन चिट हुआ। तो जिलाध्यक्ष की क्या हैसियत है कि वो कैसे चिट्ठी जारी कर देगा? तो इसलिए क्या है, अखिलेश जी को धोखा उनकी पार्टी के रायबली के लोगों ने उनको दिया और हमेशा देते रहे। मुकेश सिंह को धोखा देंगे? मुकेश सिंह ने कांग्रेस से भी पैसे लेते रहे और सपा से भी वो तो दोनों तरफ से पैसे लेते थे उनके लोग, और दोनों तरफ। भाई सोनिया जी उस समय भी इन लोग के घर जाती थी, तो जो सपा के लीडर्स थे, तो धोखा तो उन लोगों ने दिया, मैंने क्यों धोखा दिया? मैं तो लड़ रहा था चुनाव, मेरे तो अच्छे खासे पैसे खर्च हुए, लड़ रहा था। और दिनेश सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों ने आरोप लगाया कि भाई मुकेश बहादुर सिंह ने दिनेश सिंह से पैसे ले लिए। भाई पैसे तो ले बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा था। सरकार किसकी थी? अगर पैसे ले लिए तो मैं तो सरकार का कैंडिडेट था ना, तो सरकार किसकी थी? तो जांच करा लेते, पैसे कर लिए थे तो भाई जांच करा लेते, विजिलेंस करा लेते, कुछ भी करा लेते। भाई सरकार तो सरकार होती है ना। तो मैं पैसे लिया था, तो जबानी आरोप क्यों लगा रहे हो? जबानी आरोप की कोई वैल्यू नहीं होती, आप जांच करा लेते ना। तो मैं पैसे क्यों लूंगा? दिनेश सिंह मेरे दोस्त हैं, वो दिनेश सिंह ही बता देते। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि दिनेश सिंह ही बता देते कि मुझे पैसे दिए थे या एक कप चाय भी पिलाई थी। दिनेश सिंह मेरे दोस्त हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं। वो एक मजबूत प्रत्याशी थे, उनको एमएलसी के चुनाव में हरा पाना शायद मेरे भी बस में नहीं था। मैं आज भी कह रहा हूं आपको। और अगर मैं पैसे बांटता तो ये सपा के जितने वहां के विधायक थे मुझे चुनाव हरवा दिए होते। मेरे पैसे भी ले लेते और पैसा भी ले लेते, मेरे कपड़े भी फटते, और मैं चुनाव दिनेश सिंह से मैं नहीं जीत पाता। जबकि दिनेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चुनाव जीतने के बाद कि समाजवादी, वो भी वीडियो है सोशल मीडिया पे, कि आपने जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। तो अगर आप, इसका मतलब मैं ताकतवर था, तो दिनेश सिंह ने ये बात क्यों कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सपा ने अपने जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया? आप देख रहे हैं। तो ये आरोप में कोई दम नहीं कि मैंने धोखा, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। फिर 17 से मेरा रुझान जो है वर्तमान सरकार के प्रति हो गया। मैं इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूं, मैं गवर्नमेंट को के साथ रहता हूं। नहीं, पर एक सवाल मन में आता है, रायबरेली अमेठी का आदमी बीएसपी की सरकार बनवा रहा है, बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, सपा की सरकार बनवा रहा है। आपके इस पॉलिटिकल यात्रा में ये जो कनेक्शन वाली आप बार बार गुत्थी सुलझाते हैं, इसमें कांग्रेस नदारत दिखती है।
कांग्रेस के प्रति कभी रुझान नहीं बना, या कांग्रेस से कभी कनेक्शन नहीं बन पाया, या वहां के जो परंपरावादी एक परिवारवादी लोग वहां जो जुड़े हुए थे अलग अलग परिवारों के, देखिए, उन्होंने घुसने नहीं दिया? इसलिए नहीं बनाया कांग्रेस से कभी, क्योंकि जब आप, पहली बात तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है मेरे पास, मैं तो कोई भी पार्टी का झंडा नहीं लगाता हूँ, या मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, जब आप कांग्रेस की तरफ देखते हैं, मैं रायबरेली अमेठी के नाते हाँ, रायबरेली अमेठी के नाते भी, अगर जब देखिए रायबरेली अमेठी के नाते वहाँ विधायक कौन है आज भी, सनेनी से विधायक कौन है, सनेनी से सपा, हरचंदपुर से विधायक कौन है, सपा। भाई आप देखिए ना, तो आप मनोज पांडे किससे जीत के आए थे, सपा से। तो जब बाहुल्यता आज भी कांग्रेस की वहां नहीं है, आज भी जो है पर एक दौर में तो थी, 12 के चुनाव में नहीं, बहुत सारे पहले। एमएलए लगभग नहीं, 12 में कहाँ थे सब, नहीं 12 में तो काफी सारे कांग्रेस से नहीं थे। सर 12 में भी सुरेंद्र विक्रम सिंह जीते थे, हरचंदपुर से, सरेनी से जीते थे राजा अजय, तब भी नहीं थी। तो क्या है कि कांग्रेस की तरफ जब आप देखते हैं तो कांग्रेस कहीं न कहीं फेल होती है, कांग्रेस के पास पार्टी वर्कर्स नहीं है। चुनाव इसलिए वो देखिए, पार्लियामेंट में रायबरेली अलग तरीके से बिहेव करती है और राहुल गांधी को वोट दे देती है, लेकिन कांग्रेस का अभी नहीं, जमीन पर कभी कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा आया हो अप्रोच कि भाई चुनाव लड़ना देखिए, हो? चूंकि मेरा सोशल दायरा बड़ा है, तो मुझे इस तरह के ऑफर हमेशा मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। चुनाव लड़ने वाले ऑफर रायबरेली से, दूसरे शहरों से मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि मेरा जैसे अदिति सिंह को लेकर के आई प्रियंका राजनीति हाँ, में, लेकिन क्या नए है, लोगों को और भी वो लेकर के आती रहती हैं कई भाई बार। मेरा रुचि और रुझान हार्डकोर पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी स्किल्स मैनेजरियल स्किल्स है। भविष्य में कभी अगर चुनाव लड़ेंगी तो मेरी श्रीमती जी चुनाव लड़ेंगी। मैं आपको ओपनली फिर बोल रहा हूँ आपके से कि 2027 में मैं अपनी श्रीमती जी को चुनाव लड़ाऊंगा। पार्टी कौन सी होगी? अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी से ही कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरी श्रीमती जी का जो रुझान और टेम्परामेंट है वो सनातनी है, वो पूजा पाठ वाली है, और हम लोग कट्टर हिंदू हैं। हमारे घर में आप आएंगे तो चारों तरफ आपको हिंदुत्व वाला माहौल दिखेगा। और हम लोग क्या है, हम अपने जब लीडर की तरफ देखते हैं, हम छत्री कम्युनिटी से आते हैं, यूपी की लीडरशिप छत्री कम्युनिटी के हाथ में है, हम लोग उनका बहुत रिगार्ड करते हैं। तो हम लोग तो चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, बाकी आगे भविष्य बताएगा। पर चुनाव लड़ना ये तय है, चुनाव लड़ना है 2027 में 100% लड़ना है। कहाँ से लड़ना है? रायबरेली से। रायबरेली में कहाँ से? सरेनी से। सरेनी से चुनाव? सरेनी क्या है, वहाँ से अमूमन ठाकुर विधायक ही होता है, ठाकुरों की बहुलता है, और मेरा हर गांव में कनेक्ट है। लड़ना हम लोग, चूंकि वहाँ पे जो निर्वर्तमान विधायक हैं वो धीरेन्द्र सिंह हैं भाजपा से, लेकिन भाई क्लेम तो आदमी करता है, हम भी टिकट मांगेंगे वहाँ से, और मांगेंगे नहीं जी के लिए। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उनके लिए मांगेंगे। अगर तो मतलब अब तक जो आपने वो प्रबंधन वाले गुण सीखे हैं, हाँ, अब तो हम अब श्रीमती जी के लिए प्रबंधन करेंगे, लेकिन चुनाव हम उनको लड़ाएंगे, 100% लड़ाएंगे। और इनकेस अगर वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो रायबरेली में 25 साल, लखनऊ में मैं 25 साल से हूँ, रीना को सभी लोग जानते हैं लखनऊ में भी, तो यहाँ भी हो सकता है किसी सीट से मैं टिकट मांगूँ। तो ये तो प्रबंधन की बात है कि कहाँ से कौन सा टिकट मांगे, लेकिन हम लोग लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक सवाल और मन में आता है, ये जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, खासतौर पर सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद सोफ़ा, सफ़ेद तकिया, सफ़ेद चादर, सफ़ेद गाड़ी, ये सफ़ेद मतलब वाइट कलर के प्रति किस तरह का ये आपका प्रेम जो है, ये कहाँ से शुरू हुआ? अब मैं इसमें बताऊंगा तो आप मुझे बहुत रूढ़िवादी मानेंगे, और मैं दिमाग से बहुत ही रूढ़िवादी हूँ, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो, जैसे इस बात को बताने से पहले मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट कोमा में चली गई थी। तो जब उन्होंने बीच में एक बार आँख खोली तो उन्होंने मुंह से निकला सुंदरकांड, और ओंकार शंकर जो मेरा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप उनकी पूरी टोली बता देगी आपको। मैं व्हीलचेयर पे जब उन्हें मंदिर में लाया, अपने घर के मंदिर में, तो जैसे किष्किंधा कांड की पहली चौपाई उनके कान में गई, उन्होंने आंखें खोल दी। तो और वहाँ से उनकी रिकवरी हुई, उसके बाद 4 साल उन्होंने अच्छे से जिया। तो मैं बड़ा रूढ़िवादी हूँ, जैसे मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, तो ऐसे ही मैं कपड़े के मामले में जो आप पूछ रहे हैं, कभी मैं सफ़ेद शर्ट पहन करके अपना पहला इंटरव्यू या दूसरा इंटरव्यू देने गया हूँगा और वहाँ मुझे सफलता मिली, तो उस चीज़ को मैंने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। मुझे किसी ने कहा आपके पास 20,000 से ज़्यादा वाइट शर्ट। हाँ, लगभग इतनी होगी, मतलब
3 साल पहले काउंट हुई थी, करीब 14,500 हुई थी। तो आज की डेट में क्योंकि मैं हर महीने 15-20 शर्ट खरीदता हूँ, तो आप जोड़ लीजिए 20,000 से कम नहीं होगी। तो मैं कब, और आज भी मैं किसी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में, इंपॉर्टेंट मीटिंग में या किसी से इंपॉर्टेंट जगह मिलने जाता हूँ, तो मैं हमेशा नई शर्ट ही पहनता हूँ, वाइट। और मेरे पास, तो वैसे आप कोई शर्ट दोबारा पहनते हैं? नहीं, दोबारा पहनते हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं पहनते हैं, लेकिन नंबर कम आता है। और मेरे पास घर में 15-20 शर्ट हमेशा नई रखी होती हैं, क्योंकि मुझे कब कहाँ जाना पड़ जाए पता नहीं होता। लेकिन मैं उस मामले में एकदम रूढ़िवादी, मेरे पास दूसरे कलर की ना कोई शर्ट है, ना टी शर्ट है, ना कुछ भी है। मेरे पास है ही नहीं, मैंने खरीदता ही नहीं हूँ, तो इसलिए है ही नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं। मतलब ये नहीं कि ये अतिशयोक्ति है, मेरे पास है ही नहीं। एक सिंगल शर्ट भी आप मेरे घर में मेरी दूसरी कलर की नहीं दिखा सकते। तो अखिलेश यादव जी जैसे ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखते हैं, और अनुराग भदौरिया एक जो है हरा कुर्ता। हरा कुर्ता उनका बड़ा फेमस है। नहीं, और देखिए आप क्या ये वो, सब देखिए व्हाइट रंग के प्रति जो, उन लोगों से मेरी तुलना नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। नहीं, मैं और अखिलेश जी बहुत कलर के प्रति लगाव से मैं तुलना कर रहा हूँ। जैसे अनुराग को ही आप देखिए कि वो लगातार हरे कुर्ते में ही, मतलब सुबह नहीं, शाम धीरे धीरे मेरा भी ये सिग्नेचर कलर बन गया। लोग मुझे आइडेंटिफाई करने लगे हैं व्हाइट शर्ट से। तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी चीज से अगर आदमी नहीं, मैं तो शर्ट की बात हो गई, आपके पर्दे भी, चद्दर भी, हाँ, सब कुछ व्हाइट है। तकिया भी, हाँ, सूदिंग सोफे होता है। भी, आप गाड़ी भी। वो व्हाइट कलर सूदिंग भी बहुत होता है। और और आप जिनको मिलते हैं उनको जो गुलाब देते हैं वो भी वो सफेद भी होते व्हाइट हैं। होते हैं। हाँ, तो यही रूढ़िवादिता है ना। आप देखिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है और जिससे आपको सफलता मिलती है, देखिए मुझे व्हाइट गुलाब देना इसलिए पसंद है कि व्हाइट गुलाब मैं जिसको देता हूँ उसको भी अच्छे लगते हैं। मैं आज तक जिसको भी व्हाइट गुलाब दिया हूँ, हर आदमी उसको प्रेस करता है व्हाइट गुलाब को। और मेरे कभी भी बुके में आप दूसरा कलर नहीं पाएंगे व्हाइट, क्योंकि सबको देते नहीं है, गिनती के लोगों को देते हैं, तो मैं व्हाइट गुलाब ही देता हूँ। तो ये आपको ही है कि आपके बच्चों को, नहीं, पत्नी बच्चों को? को नहीं है। बच्चों को तो कहते हैं कि पापा तुमने ज्यादा ही वाइट वाइट कर दिया है। बच्चों को नहीं है, लेकिन क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरी तरह कपड़े पहने। मैं उसको प्रॉम्प्ट करता हूं कि मेरी तरह, मेरी पार्टी में मेरी तरह पहनो। तो ऑलमोस्ट कई बार हम लोग सेम पहनते भी हैं। पर वो ज्यादातर ब्लैक ब्लैक। ज्यादातर वो ब्लैक पहनता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी तरह कपड़े पहने, क्योंकि क्या है, फॉर्मल ड्रेसिंग का एक अपना अलग वो होता है। और मुझे आप कभी स्पोर्ट शू में नहीं पाएंगे, मुझे आप कभी पजामे में नहीं पाएंगे, मुझे आप कभी धोती कुर्ता में नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है, मुझे धोती कुर्ता लोग पहनते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे ब्रजेश पाठक जी इस समय पहनते हैं, तो मुझे वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको धोती कुर्ता में, कि एक तरीके से धीरे धीरे वो अटल जी की विरासत को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे वो अच्छे लगते हैं वो पहन के देखने में। पर कितनी मुश्किल आप करते होंगे भाभी के लिए कि जो वाइट कलर के चद्दर, तकिया, ये सब मेंटेन करना, ये अलग एक बड़ा नहीं, अब तो वो टास्क है। ढल गई हैं मेरी आदतों में, ढल गई हैं वो। मतलब उनको पता है कि अब यही पसंद है, तो उनके सामने भी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या है कि कठिन काम होगा देखिए, मेंटेन करना। अच्छा परिवार वही होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। और मैं ये बड़े उससे कहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार, मेरी वाइफ मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मतलब अगर मुझे छींक भी आ जाए, तो वो लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए मेरी सारी सुविधाओं का, मेरी सारी पसंद का ध्यान रखते हैं, खाने पीने में, कपड़े में, सभी ध्यान रखते हैं। तो ये मतलब मैं एक अच्छी फैमिली पाया हूँ, ये मेरी किस्मत है। इंडो अमेरिकन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसने आपको उत्तर प्रदेश का चेयरमैन बनाया। हालांकि ऐसे और भी दायित्व आपके पास हैं, पर इन दायित्वों ने आपकी पहचान को कितना स्थायी किया है, और ख़ास तौर पर बिजनेस सेक्टर को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थापित होने में आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, ये बात सही है। मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से पहचाना जाता हूँ। मैं 7 साल से यहाँ चेयरमैन हूँ। देखिए, कोई भी बॉडी आपको पदाधिकारी अगर बनाती है, तो आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखती है, ठीक है। मैंने जब ये दायित्व संभाला, इसके अलावा मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3 साल को चेयर रहा, 1 साल सीनियर एडवाइजर रहा। अभी भी मैं एसोचैम यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का मैं अभी तक चेयरमैन था, अब मैं नेशनल काउंसिल में चला गया हूँ। तो इस तरह के दायित्व मेरे पास बहुत है। मैं सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्टनेस में इंडो अमेरिकन को देता हूँ, क्योंकि उस नाम से मैं जाना जाता हूँ। एक टाइम में मैं पीएचडी चैम्बर के नाम से जाना जाता था। तो जब जो दायित्व आप लीजिए, उसके प्रति आप 100% ईमानदारी से काम। मेरा काम क्या है? मेरा काम है एज अ चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो मेरा काम है कि मैं इंडस्ट्रीज का ब्रिज हूँ।
बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो मैं दोनों को कनेक्ट करने में मैं सफल हूँ। यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, सेक्टोरल पॉलिसीज है, उनको इंडस्ट्री तक ले जाने में मैं वो काम भी करता हूँ एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो उसमें जो मेरे पास स्टेक होल्डर्स हैं वो उस बात को समझते हैं, मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब आप अपने दायित्व को बखूबी निभाएंगे, देश का ऐसा कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है जो मेरा मेंबर नहीं है अवनीश जी। कोई बड़ा, यू नेम एनीबडी, वो मेरा मेंबर है। और हम जो भी सबमिट करते हैं उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब आप कभी हमारे दिल्ली के इवेंट्स में आइए, कभी बॉम्बे में आइए, और अक्रॉस इंडिया हमारे ऑफिसेज हैं, सारे रेपुटेटेड बिजनेसमैन हमारे मेंबर हैं। इवन लखनऊ में भी आप कभी हमारी कॉन्फ्रेंस में आइए तो देखिए, सारे बड़े लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं जो जो पॉलिसी को इकॉनमी को चलाते हैं। तो मेरा क्या उद्देश्य है, मतलब मेरी 52 साल की एज है, भगवान की दया से सब कुछ है, वेल ऑफ है, खाना पीना है, बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है। जो मेरा पैशन है काम में, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो इकॉनमी है वो इकॉनमी उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथन हो। यूपी गवर्नमेंट को मैं इसलिए प्रेज करता हूँ कि 2017 से इतना अच्छा काम कर रहे हो कि पहली बार 2017 से उत्तर प्रदेश को बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना गया। दुनिया भर के इंडस्ट्रीज यहाँ उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, इन्वेस्टर सिक्योर्ड है। तो निश्चित रूप से कि मुझे उस काम में मजा आता है कि मैं उस पॉलिसी एडवोकेसी को मैं बखूबी अच्छे से काम करता हूं। तो इसलिए मुझे वो मेरी पहचान है। अब इस पॉडकास्ट के बहुत आखिरी दौर में हम लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आपकी दिलचस्पी 3-4 तरह के ग्रुप्स में ज़्यादा रही है, और वो ग्रुप्स चाहे पॉलिटिशियंस का हो, जर्नलिस्ट का हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, या फिर सोशल सेक्टर में जो लोग एक्टिव हैं, चाहे उसमें बिजनेस सेगमेंट के भी लोग हों, टॉप पॉलिटिशियंस जिनसे आप प्रभावित भी हैं और जिनका आपकी जीवन में बड़ा अहम रोल भी है, ऐसे कौन से लोग हैं और क्यों? जब हम राजनीति की तरफ देखते हैं तो एक आदमी नहीं हो सकता, कई चेहरे हो जाते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो। देखिए, जब भी हिंदुत्व की बात आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, तो निश्चित रूप से पूरे भारत में जो है योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी देश के सबसे बड़े चेहरों में से हैं अमंग ऑल पॉलिटिशियन। दूसरे पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, अखिलेश यादव जी को कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, वो पॉलिटिक्स में नहीं जानता। मैं जो आपको ओपिनियन अपनी दे रहा हूँ, मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं दे रहा हूँ। हम तो एज अ सिटीजन, एज अ बिजनेस कम्युनिटी देखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को नंबर 1 चेहरे हैं। दूसरे नंबर पे अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि उनसे मिलके कोई भी आदमी खुश हो जाएगा। देखिए, योगी जी के साथ क्या है, योगी जी सख्त हैं। हर आदमी मिलनसार नहीं हो सकता। हर आदमी, भाई अगर वो सख्त नहीं होते तो देखिए 10 साल से कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लोग चला रहे हैं। अखिलेश जी डेमोक्रेटिक लीडर है। मुलायम सिंह बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे। वो जो है, कोई भी गया उसको उन्होंने कुछ भी बना दिया, खुश होके दे दिया। तो यादव फैमिली जो है वो डेमोक्रेटिक है, मिलनसार है, मृदुभाषी भी है। उसके बाद अगर आप सेकंड लाइनर्स में आइए तो मैं ब्रजेश पाठक को बहुत अच्छा लीडर मानता हूं। आप जाके सुबह देखिए कितने लोग उनके दरवाजे पर मदद के लिए आते हैं, वो सबको खाना खिलाते हैं। और व्यक्तिगत रिश्ते भी ब्रजेश पाठक बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। आप मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं तो आप खुद भी देखिए आपकी फ्रेटर्निटी में भी उनके कितने अच्छे संबंध हैं। तो ब्रजेश पाठक एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। मतलब सारे गुण ब्रजेश पाठक में आते हैं। दिनेश प्रताप सिंह मेरे दोस्त भी हैं। तो मैं देखिए, आज की डेट में उनके कद का कोई नेता रायबली में नहीं और भी जगहों पर नहीं है। वो भी इसी तरीके से बहुत नीचे से बढ़े हैं। मतलब एक कृषक फैमिली से आते थे। सारे भाई जो है आपस में, जैसे मेरी फैमिली है, सभी लोग हम लोग एक हैं, उनकी फैमिली भी वैसे ही है। सात्विक फैमिली है, वो भी अच्छे वो है। तो एक अच्छा लीडर मैं दिनेश प्रताप सिंह को भी मानता हूँ। तो ये मतलब मेरी चॉइस में ये 4 लीडर आते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब बात ब्यूरोक्रेट्स की कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो आपके जीवन में बड़ा शुरुआत से ही योगदान रहा है। और वैसे मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ एंड है, मतलब ठीक है, endless है। अच्छे तो नितिन अग्रवाल जी भी हैं, अपर्णा यादव बहुत अच्छी, अपर्णा तो मेरी बहन ही है। तो ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स हैं, शंकर जी भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपर्णा तो मेरी बहन ही है और मैं उनको आइडियल वुमेन लीडर मानता हूँ। देखिए, वो जो दायित्व उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी से, उस दायित्व को बखूबी निभा रही है।
वो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ही मिलनसार है, और मुझे गर्व है इस बात का कि वो मेरी बहन है। मतलब मुझे वो, मतलब पिछले कई वर्षों से, मुझे याद भी नहीं कितने, कई वर्षों से मुझे राखी बांधती हैं, मेरा इंतजार करती हैं, व्रत रह के राखी बांधती हैं, आना जाना उठना बैठना, बहुत सारे हम लोग के वो हैं, छोटे बड़े फंक्शंस में आते हैं। तो मैं उनकी, मतलब वो पूजा पाठ करने वाली हैं, तो एक संस्कारी महिला है वो, और मुझे गर्व है इस बात का कि वो मेरी बहन है। बड़ा हैरानी की बात है कि स्वाति सिंह जी से भी आपके बहुत मधुर रिश्ते हैं और दयाशंकर जी से भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। देखिए अलग-अलग देखिए व्यक्तिगत कारणों के नाते दोनों के बीच दया अच्छे। शंकर जी और उनके बीच का आपस का जो भी था, उससे क्या है, संबंध दोनों से हो सकते हैं। दयाशंकर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और छात्र राजनीति से हम लोग उनको जानते हैं, और उनके भी सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। और स्वाति जी की जहाँ तक बात है, भाई आज वो अलग हो गए, कल तक तो अलग नहीं थे, आज वो अलग हो गए। स्वाति जी वो लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब 9 साल शासन में नहीं थी, तो उसको स्पार्क दिया था उन्होंने। अगर आप वो घटना याद करें, उसको यहाँ लंबा समय लगेगा, उन्होंने स्पार्क दिया था, यानी उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो इसलिए वो लीडर भी अच्छी हैं, और हम लोग की फैमिली फ्रेंड है। दयाशंकर जी से भी हम लोग के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो वो संगठन के बड़े नेता हैं दयाशंकर जी। तो इसलिए जो है, वो दोनों दोनों लोगों का अलगाव जो भी हुआ अपने कारणों से हुआ, लेकिन उसके लिए हम लोग के संबंधों में कभी किसी से ऊंच नीच नहीं होता है। दयाशंकर जी भी बहुत अच्छे हैं, स्वाति जी भी बहुत अच्छी हैं। कुछ और आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, चाहे वो मनोज मुंतशिर हों, कुमार विश्वास हों, मालिनी अवस्थी जी का पूरा परिवार, और अन्नू अवस्थी तो हैं ही कानपुर वाले। जी, देखिए मनोज मुंतशिर और कुमार विश्वास, ये आज आज देश के 2 बड़े नाम हैं, जो अगर उस सेगमेंट में अगर आप बात करेंगे। कुमार विश्वास जी मेरे बहुत तब के दोस्त हैं, जब हम लोग दोनों राइज कर रहे थे, है ना? तो कुमार विश्वास जी को भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा प्राप्त है। आप उनके प्रोग्राम्स को देखिए, उनके शब्दों को देखिए, उनके कंटेंट को देखिए। आज की डेट में कुमार विश्वास जी का कोई विकल्प नहीं है हिंदुस्तान में। वो जिस मंच पे होते हैं, उस मंच पे सरस्वती जी विराजमान होती हैं। तो कुमार विश्वास एक बड़ा नाम है। और भाई मैं तो यही बात कहूँगा कि मैं एक छोटे परिवार से जब यहाँ तक आया, और कुमार विश्वास जी जैसे लोग मेरे दोस्त हैं, मनोज मुंतशिर जी मुझे रिगार्ड करते हैं, मेरे दोस्त हैं, तो ईश्वर ने की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा होगी कि इसलिए ऐसे लोग भी मेरे दोस्त हैं। कि भाई मनोज मुंतशिर भी आज की डेट में हिंदुस्तान का बड़ा नाम है। आप उनको मंच पे देखिए, आप सुनिए उनको किस तरीके से वो देशभक्ति की बात करते हैं, किस तरीके से वो अपने, तो ये दोनों बड़े नाम हैं, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। अन्नू अवस्थी आज उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है। अन्नू अवस्थी जैसा कॉमेडियन बन पाना बहुत, आप वो देखिए, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले इंस्टाग्राम पे अन्नू अवस्थी हैं। अन्नू अवस्थी बेहद बेहद अच्छे दोस्त और बेहद अच्छे इंसान हैं। वो और उनकी वाइफ गुड़िया जो है, गुड़िया जी, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे मेरे दोस्त हैं। मालिनी अवस्थी, अवनीश अवस्थी, देखिए, उनको मालिनी बड़ी- अवस्थी जी तो ब्रांड एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान की संस्कृति की, और हम लोग की उसमें फर्स्ट चॉइस, अगर हमको कभी कोई प्रोग्राम अपने जहाँ एम्बेसडर्स होते हैं, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पर हमको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति को वो करें। लोक मालिनी जी संस्कृति। जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई वो सिर्फ फोक सिंगर नहीं रह गए। आज की डेट में मालिनी जी की उपस्थिति अपने आप गरिमामयी होती है। तो मालिनी जी हम लोग को स्नेह भी बहुत करती हैं, हम लोग उनको बहुत मानते हैं। उनका पूरे परिवार के प्रति, हम लोग के फैमिली के प्रति रिगार्ड रहता है, हम लोग का रिगार्ड रहता है। मालिनी अवस्थी जी जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। अब बात नौकरशाहों की कर लेते हैं। नौकरशाही का आपके जीवन में बड़ा अहम रोल रहा है, खासतौर पर आपकी तो पहली नौकरी आईपीएस सिंह जी- आलोक सिंह के माध्यम से हुई थी। तो कौन कौन से लोग हैं जिनको आप अपनी टॉप लिस्ट में रखते हैं, जिनको आप बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं? देखिए, नौकरशाहों में उनके आपस में जो भी वैचारिक मतभेद हो मुझे नहीं पता, और उससे मेरा मेरे तो सबसे संबंध रहते हैं। मतलब टू नेम ए फ्यू, चूंकि इस पे आपके चैनल पे समय कम होता है, तो देखिए क्या है, रिश्ते वो अच्छे होते हैं जो कुर्सी के साथ नहीं हो। मेरे उन नौकरशाहों से ज़्यादा अच्छे संबंध हैं जिन्होंने कुर्सी पर रहते हुए मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे छोटे बड़े काम आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आ जाते हैं, इंडस्ट्री के आ जाते हैं, और जिसको आप उनसे मदद मांगते हैं। भाई ओपी सिंह जी एक मेरे दोस्त हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार DGP के रहे। डीजीपी रहे। आज उनको रिटायरमेंट हुए कई साल हो गए। अभी भी मैं अगले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को, इंडियन
पुलिस फाउंडेशन के प्रोग्राम में उनके जा रहा हूँ, इनवाइटेड गेस्ट मुंबई। जिसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं। तो अगर वो संबंध अच्छे नहीं होते तो आज वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी है। तो रिश्ते वो अच्छे होते हैं जो कुर्सी के साथ नहीं चले। मैं रिश्ता कुर्सी के साथ न चलाता हूँ, न कुर्सी पर रहते हुए मेरी कोई उनसे ऐसी अपेक्षा थी। तो ओपी सिंह हो गए, मनोज सिंह हो गए, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के होते थे, ये लोग मुझे भाई की तरह मानते थे। ये लोग ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई किसी लालच अपेक्षा में रिश्ते बनाए, मेरे भाई जैसे रिश्ते हैं। तो ऐसे रिश्ते जो कुर्सी के साथ न चलें, वो रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं। मैं चूंकि नाम लेना, बहुत ज्यादा नौकरशाहों का नाम लेंगे तो विवाद होता है, तो इसलिए मैं ऐसे लोगों का ही नाम ले रहा हूँ जो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे मेरे सभी से संबंध है, तो मैं कुर्सी के साथ संबंध नहीं चलाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और लिस्ट है जो बहुत बड़ी है, मुझे लगता है शायद नेताओं से भी बड़ी है और नौकरशाहों से भी बड़ी है, और वो है उत्तर प्रदेश के चर्चित पत्रकार चेहरों से, और जिनके साथ मुकेश सिंह अक्सर देखे जाते हैं, या वो मुकेश सिंह की महफिलों का हिस्सा होते हैं, उनके निजी पारिवारिक आयोजनों का हिस्सा होते हैं, उनके निजी व्यक्तिगत आयोजनों में मुकेश सिंह हिस्सा होते हैं। और वो मैं नाम लूँ तो मतलब उसकी फहरिस्त में तो यूपी के मीडिया ब्रांड है ब्रजेश मिश्रा जी, उनका नाम आ जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा उनके बारे में ही बताइए कि कैसे, देखिए, उनसी दोस्ती और उनकी यादें क्या हैं। इसको बताने से पहले एक बात और नौकरशाह वाले मेंशन करना जरूर है। देखिए, कई लोग जो संकट में आपके साथ होते हैं, मेरी माताजी की जब डेथ हुई तो कम से कम, नाम नहीं लूंगा मैं, 10 से 15 नौकरशाह ऐसे थे जो डेड बॉडी जब हम घर लेकर के आए, मृतात्मा को, मृत शरीर को लेकर के आए, तो उस समय हुआ है। तो जो लोग आपके ऐसे संकट में खड़े होते हैं वो असली हितैषी होते हैं, आपके असली मित्र होते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब बात आप पत्रकारिता की कर रहे हैं तो आपने नाम ब्रजेश मिश्रा का लिया भाई, तो इसमें क्या कोई डिस्प्यूट है कि ब्रजेश मिश्रा आज उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा नाम है। सबसे बड़ा तो है ही, मैं तो उनको सबसे बड़ा ही कहता हूँ। तो दूसरा क्या है, 25 वर्षों की दोस्ती हो गई, एक थाली में खाना, उठना बैठना सब कुछ हो गया। देखिए, आप जैसे है ना, आप मूल्यांकन करते हैं तो पत्रकारों में बहुत सारे पत्रकार हैं। तो जब मैं भी धीरे धीरे बढ़ रहा था तो वो लोग, आप महफिलों की बात कर रहे थे, कभी भी उसमें मेरी महफिलों में कोई नाम जो 2003 में रहा होगा वो 2025 में भी नहीं कटा मिलेगा आपको। वो निरंतरता बनी हुई है। तो ब्रजेश मिश्रा उसमें वो नाम है जिन्होंने मुझको यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में अपनी बड़ी भूमिका दोस्ती के नाते निभाई। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आप जो है रिगार्ड रखते हैं, और मुझे गर्व है कि मेरे ब्रजेश मिश्रा दोस्त हैं। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हैं। आपने नहीं, मैं नाम लेता ही आपको, हाँ, शलभ जी का नाम लेता, प्रांशु मिश्रा का नाम लेता। मेरा जो सबसे ज्यादा लगाव है वो पत्रकारों से, मीडिया फ्रेटर्निटी से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मुझे आगे बढ़ाने में अमंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी सबसे ज़्यादा मदद जो है, मुझे मदद कह लीजिए या खड़ा करने में संबल कह लीजिए, सबसे ज़्यादा वो जर्नलिस्ट ने किया है। वो ब्रजेश मिश्रा तो हैं ही हैं, प्रांशु मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, आशुतोष शुक्ला जी जागरण में, आप खुद हो गए अवनीश जी, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे संबल प्रदान किया जब भी मेरे सामने क्राइसिस आई है। मतलब वो मेरे पीछे खड़े रहे। तो क्योंकि क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे से खींचने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, धर्मेंद्र सिंह हो गए, सुधीर मिश्रा हो गए, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मुझे, और ऐसे बहुत सारे नाम है जो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन इन लोगों ने मुझको, मनोज राजन हो गए, इन लोगों ने मुझको पीछे से खड़ा किया है, पीछे से दीवार की तरह बने रहे। या नहीं तो क्या है, यहाँ तो रोज आरोप प्रत्यारोप, फर्जी, क्वेश्चन मार्क, जो मैं शुरू में कह रहा था, बट इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने में, तो उन लोगों के प्रति तो ही आप, असली मित्रता तो वही है ना कि जो संकट में भी आपके साथ खड़ा हो। तो ये मैं बहुत उससे कह सकता हूँ कि मैं, और उसमें भी ये आरोप मेरे ऊपर, क्योंकि सारे मेरे जो दोस्त हैं वो ब्राह्मण है पत्रकारिता में, तो ये आरोप, ठाकुर जो पत्रकार हैं वो मेरे मित्र हैं, सुरेश बहादुर सिंह, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मजाक मजाक में वो कहते हैं कि तुम जो है खाली ब्राह्मणों को के साथ रहते हो। तो कई बार इसमें आनंद भी आता है, लेकिन क्या है, मैं जातिवाद में नहीं पढ़ता। मैं ये सब ब्राह्मण वाह्मण, हम लोग बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं,
ठाकुर ब्राह्मण की जो मित्रता में कोई पैमाना नहीं होता। ऐसे ही मेरे दोस्त हैं ब्रजेश सिंह, ज्ञानेश शुक्ला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। मित्रता में कोई जातिवादी नहीं होती, कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं होता। लेकिन ये है कि अब हंसी मजाक में सब चलता है। और मैं थोड़ा सा इसको एक और वो कर दूं, पर लोग, आपको ही पता है कि बहुत सारे लोग थे, और मैं वो दौर भी जानता हूँ, जो आपकी महफिलों का हिस्सा तो थे, लेकिन एक दौर में तस्वीरों में नहीं आना चाहते थे। हाँ। और आज आप तस्वीरें डालते हैं और वो तस्वीरें वही लोग शेयर करते हैं, आपके ही मित्र हैं, मेरे नहीं। देखिए, मैंने शुरू में ही ये बात आपको कही थी, अवनीश जी। क्या होता है कि हर व्यक्ति का मूल्यांकन समाज करता है। आप हो, मैं हूँ, ब्रजेश मिश्रा हो, प्रांशु हो, हर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, उसका मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन आप एक रात में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। तो ऐसे वो लोग जो मेरी तस्वीरों में नहीं आना चाहते थे, वो लोग भी होंगे कि भाई उनको अभी तक ये नहीं पता था ना कि नए नए मुझको जाने कि आदमी कैसा है, अच्छा है, खराब है। भाई खराब ही निकल सकता था, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि खराब नहीं निकल। तो कई बार क्या होता है कि आदमी इस चीज़ से बचता है कि आदमी अच्छा है, लेकिन क्या है, आप 20-22 साल किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप जो है नजरों का धोखा एक रात हो सकता है, एक दिन हो सकता है, बट 22 साल, 23 साल, 24 साल अगर आपको आदमी इवेल्युएट करता है तो उसके पैमाने भी बहुत हो जाते हैं। तो जो मेरे राजनीतिक मित्र हैं, जो गैर राजनीतिक हैं, जो आपकी फ्रेटर्निटीज हैं, उन लोगों ने भी मुझे 25 साल देखा है। तो मैं ये बहुत साफगोई से कह सकता हूं कि मेरे जीवन में कोई इस तरह का डेंट नहीं है, ना मैं इस तरह का कोई काम करता हूं। पर ये भी आरोप लोगों ने लगाया, और आपके चाहने वालों ने लगाया, कि आपने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया इन लोगों का आगे बढ़ने के लिए। नहीं, सीढ़ी के लिए, भाई सीढ़ी के लिए क्यों इस्तेमाल, कोई करेगा नहीं। और दूसरा, अगर दोस्त सीढ़ी हो भी गया तो इसमें बुराई कोई नहीं। भाई दोस्त, अच्छा, आप अगर किसी के मित्र हैं, आज आप जैसे अभी प्रांशु मिश्रा जी की मदर को क्राइसिस आया, ठीक, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, मैं भी गया और ब्रजेश पाठक जी भी गए, दोनों उस प्रांशु के दोस्त हैं। तो इसमें सीढ़ी कहाँ है? मैं इसमें सीढ़ी तो कहीं है नहीं। देखिए क्या है, अगर आप अपने मित्र के किसी के काम आ रहे हैं और मित्र आपको आगे बढ़ा रहा है, अगर मेरी मदद से कोई मेरा मित्र बढ़ सकता है और किसी मित्र की मदद से मैं बढ़ सकता हूं, तो ये सीढ़ी थोड़ी है। ये तो कौन व्यक्ति है दुनिया में जो सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? मैं तो साफ गोई से कह रहा हूं, सीढ़ी का इस्तेमाल तो अगर आप किसी इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो अलग बात है, मित्रता के तौर पर कर रहे हैं तो इसमें बुराई तो कोई है नहीं। भाई राजनीति में लोग आते हैं, पार्टी पकड़ते हैं, नेताजी के आगे पीछे करते हैं, तो वो सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी तो बने भाई, आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी तो, बिना सीढ़ी के आप चढ़ेंगे कैसे? सीढ़ी तो चाहिए, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो कोई आपका वरदहस्त हो, कोई ना कोई सीढ़ी तो सबको चाहिए, राजनीति में भी चाहिए और बिना राजनीति के भी। तो अगर कोई मित्र मेरा सीढ़ी है तो मुझे तो फक्र है कि वो मेरी सीढ़ी है। एक वीडियो वायरल हुआ हाँ। 2019 में, और उसमें पैसों के लेन देन की बात, बिल्कुल। आरोप लगाया गया कि उन तस्वीरों में मुकेश बहादुर सिंह पैसों को लेकर के कुछ कर रहे हैं। क्या था मामला, क्या हुआ? 2019 में मेरा ही एक बिजनेस एसोसिएट था जिसने एक वीडियो वायरल किया कि उसने कुछ ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में किए और वो पैसे उसके मैंने हड़प लिए, या जो भी कह लीजिए आप, शब्दावली जो भी कह लीजिए, जिस तरह के आरोप लगाए गए। भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन लीगल है तो आप नासमझ बच्चे तो थे नहीं कि आपने कोई ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में किया होगा, मेरे बिजनेस अकाउंट में किया होगा, तो आप बच्चे तो थे नहीं। जब दो बिजनेस एंटिटी आपस में ट्रांजैक्ट करती हैं, भाई ऐसे तो करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन को आप गलत नहीं साबित कर सकते। जब उसने किसी के बहकावे में आकर के मेरे ऊपर ये आरोप लगाया, 2019 और 2025 से, ठीक है, 2019-25 से लेकर के आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो कोर्ट भी गया, कोर्ट से भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। पुलिस की जो जितनी भी जांचें हुई, 27 कंप्लेंट उसने मेरे खिलाफ की, पुलिस कंप्लेंट्स किए, सारे में मुझे क्लीन चिट है, मेरे पास आरटीआई में। क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में सब कुछ लीगल था, सब कुछ सलीके से किया गया था। तो आरोप लगाने के लिए आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, और बेसिकली क्या है, बाद में उसने माना इस बात को कि वो डिफेमेटरी था। मुझको मेरे को नीचे गिराने के लिए उसको कुछ लोगों ने प्रायोजित किया था, शराब पिला के वीडियो वायरल किया। तो अगर मैं गलत होता तो मैं अब तक सिद्ध हो गया होता ना। मैं तो 6 साल से कोर्ट में मसला रहा। तो
आरोप तो लगते ही रहेंगे। बिजनेस आप करेंगे तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है देश का, बताइए, जिसके ऊपर आरोप नहीं है? कौन सा बिजनेस है? किसी के ऊपर बैंक का आरोप है, किसी पे आपस का लेन देन का, किसी में पेमेंट को लेके आरोप तो लगेगा ही लगेगा भाई। जब आप कोई भी चीज करेंगे, राजनीति करेंगे तो राजनीतिक आरोप लगेंगे, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के आरोप लगेंगे। तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। जिसने लगाया होगा तो वो वो आज बर्बाद हो गया होगा जिसने लगाया होगा। तो बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। आप जीवन लेकर के आए तो ऐसे आरोपों के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो है मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट से जो है सब कुछ मेरे पक्ष में था। तो किसी भी प्रकार का ना आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हुआ, न कभी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब गलती नहीं है तो सिद्ध कहाँ से होगा? तो ये तो सीरियस अफेयर्स हो गए, पर निजी जिंदगी में किस तरीके से, किस तरह की लाइफ या किस तरीके से इंटरटेन होना, खेलना, फिल्में देखना, गाने सुनना? देखिए, फिल्म तो लास्ट हमने करीब 15 साल पहले देखी थी थिएटर में जाके। मतलब मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए फिल्म देखे हुए। तो फिल्म देखने का तो टाइम भी नहीं है निजी लाइफ में। निजी लाइफ में मेरा पूरा टाइम मेरी फैमिली के साथ बीतता है। जब माँ थी तो माँ के साथ भी मैं घंटों बैठता था। बच्चे हैं, बच्चों के साथ मुझे रहना पसंद है, घूमने जाना वाइफ के साथ पसंद है। फिल्म देखना पसंद नहीं है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे अगर कोई सीरीज है रात में तो मुझे पसंद है, पूरी पूरी रात देखता हूँ मैं। लेकिन फिल्म देखने का टाइम नहीं है। मेरी निजी जिंदगी ही लास्ट कौन सी सीरीज देखी है? लास्ट मैंने अभी वो देखी, क्या नाम है नाम भी याद नहीं आता। अभी हमने कई, अभी इधर आई वो स्पेशल ऑप्स आई 3 में, वो देखी। और एक सलाहकार आई, वो देखी। ऐसे कई सीरीजें अभी देखी हाल में। सलाहकार अभी आई, एक सेना की आई अभी, वो देखी हमने। तो सीरीज में एक स्ट्रोक में देखता हूँ। लेकिन क्या है, अपनी लाइफ में मैं 12 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। और आप घड़ी बजा के 4 बजे मुझे फ़ोन कर लिए, मैं जग जाता हूँ। तो कई बार जब 2 बजे सोते हैं तो 5:30-6 उठ जाते हैं। 12 बजे तक सो गए तो 4 बजे उठ जाता हूँ मैं। सैटरडे, संडे, मंडे, पानी गिरे, ठंडक पड़े, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो वो जो है मेरी अपनी निजी जिंदगी में सुबह उठ के करते क्या हैं आप? मैं बहुत सारे ऑफिस के काम है जो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया, टहले वहले, वो करने के बाद मैं अपने काम 6-6:30 तक मैं ऑफिस के ख़त्म कर लेता हूँ। क्योंकि सभी जगह मुझे मेल पे 100 मेल आ चुकी होती हैं, उनको भी रिस्पॉन्ड करना है। तो मुझे टाइम चाहिए, तो बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। तो वो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। फिर दिन भर मेरी मीटिंग्स रहती हैं। मैं बिना टाइम लिए किसी से मिलने जाता नहीं हूँ। तो मैं एकदम पर्टिकुलर हूँ कि किसी का टाइम वेस्ट नहीं करो। तो मेरा बिजी शेड्यूल रहता है कि मतलब मैं 4-4.5 घंटे की स्लीप ही ले पाता हूँ। और जो भी टाइम मुझे मिलता है वो मैं अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करता हूँ या फ्रेंड्स के साथ। और खाने में? खाने में तो मैं सिर्फ बकरा खाता हूँ। मुझे कोई सेकंड चॉइस ही नहीं है। मटन का शौक है? सिर्फ मटन। मटन मतलब मैं सिर्फ मटन खाता हूँ और खिलाता भी हूँ। और मटन के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं आप? और आपको आपको आश्चर्य लगेगा, मैं मटन खरीदने खुद ही जाता हूँ। और मैं अपने घर की सब्जी खरीदने भी आज भी खुद ही जाता हूँ। आप मेरे सब्जी वाले से, मटन वाले से पूछ लो। 20-22 साल लखनऊ में हो गए, मैं ही जाता हूँ, चाहे मुझे रोज जाना पड़े। नहीं, पर घर में खाना पसंद है, रेस्टोरेंट में नहीं, खाना? रेस्टोरेंट का नहीं, रेस्टोरेंट का बिल्कुल नहीं। मुझे तो घर का होम कुक्ड ही अच्छा लगता है। बाहर का तो मैं अपनी पार्टी में खाना नहीं खाता हूँ। अपनी पार्टी में आप मुझे कभी खाना खाते नहीं पाएंगे, कभी नहीं। मैं बाहर का खाना मुझे पसंद ही नहीं है। तो पार्टी करना अच्छा लगता है, खिलाना पिलाना अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी पार्टी में कॉकटेल होती तो है, लेकिन आप शराब नहीं पीते? ना, मैंने आज तक अपने जीवन में न सिगरेट, न शराब, न तंबाकू, न पान गुटखा, मसाला, बीड़ी, कुछ भी मैंने टच नहीं किया। एक पफ भी मैंने सिगरेट नहीं पी, एक बूंद भी लिकर नहीं पी, न इवन बियर। लेकिन मुझसे परहेज नहीं है। बट कई लिकर पार्टियों का आप हिस्सा खूब रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे हैं। और मुझे पिलाना और पसंद है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पार्टी में आए, एंजॉय करें। तो मुझे वो पसंद है और मुझे मज़ा आता है पार्टी देने में। ये अलग बात है कि बहुत लोग नाराज भी होते हैं, बहुत लोग नाराज होते हैं पार्टी से, क्योंकि एक लिमिटेड लोग हैं जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, उन्हीं को आप बुला सकते हैं। तो लेकिन क्या है कि मैं किसी जिससे मेरी दोस्ती 2003 में हुई होगी, जब मैं लखनऊ आया होऊंगा। लेकिन मेरे संबंध कभी किसी से खराब नहीं हुए, ऐसी भगवान की कृपा है। सभी लोग मुझको प्यार और स्नेह करते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे ब्रजेश मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो। तो पर इंटरटेनमेंट की बात ही करते हैं तो बात बहुत सीरियस हो जाती है। गाने का शौक, सुनने का शौक? नहीं, मैं और मेरी पत्नी इस मामले में दोनों लोग कमजोर हैं। ना हम लोग दोनों गाना गा पाते हैं,
ना हम लोग डांस कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि आपके दोनों फैमिली फ्रेंड्स, चाहे मालिनी जी हो, हाँ, अपर्णा जी हो, अपर्णा कितना अच्छा अपर्णा गाना जी बहुत गाती अच्छा है। गाती हैं, बिल्कुल अपर्णा जी बहुत अच्छा गाती हैं। और बल्कि मैं उनके साथ अगर किसी पार्टी में हूँ या किसी ऐसे राजनीतिक फंक्शन में भी हूँ या कल्चरल में हूँ, तो मैं हमेशा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ जब वो पोडियम पे जाती हैं कि आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए, भले 2 लाइन। अभी जब ये वाला ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो मैं अपर्णा जी को लेकर के एक स्कूल में गया, मिलेनियम स्कूल में, तो वहाँ भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने वंदे मातरम वहाँ से वो किया। तो जैसा माहौल होता है, अपर्णा जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो बहुत ही संस्कारिक और बहुत ही अच्छी महिला वर्सटाइल वर्सटाइल। वर्सटाइल है। और वो हमेशा, मतलब इवन हम लोग जाते थे जहाँ भी महिलाएं रहती थी, हमने नीचे से कह दिया अपर्णा जी 2 लाइन, तो वो गुनगुना देती तो थी। गाने का शौक नहीं है, बस सुनने का शौक है। सुनने का शौक है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और जो लोग फिल्म क्या करते इंडस्ट्री। हैं आप, रात को फोन मिलाते हैं, गाना सुनने का शौक नहीं है? नहीं नहीं, फिर फोन नहीं वो मिलाते हैं। फिर यूट्यूब पे सुनते हैं। क्योंकि अमूमन जो बहुत क्लोज डोर पार्टीज होती है, उसमें मेरे वो सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स भी आते हैं जो उसमें गाते हैं। मेरा एक दोस्त है, कभी आप उसको देखिएगा, हरप्रीत, उसने अभी तितली फिल्म आई थी उसमें भी गाया था, बमबाज आई थी उसमें भी गाया था। तो वो लोग हैं जो मेरी पर्सनल पार्टियों में भी कभी कभी आते हैं और घर की तरह गाते हैं। तो मनोज राजन को ही ले लीजिए आप ना, मनोज राजन को ले लिए, वो खुद बहुत बड़े सिंगर हैं, वो भी तो वर्सटाइल वो व्यक्ति है। स्टाइल है। नवलकांत को ले लीजिए, वो मेरे अच्छे मित्रों में, वो भी गाते हैं। सुधीर भाई को ले लीजिए, सुधीर मिश्रा जी को, सुधीर जी भी। वो भी गाते हैं। तो ये लोग क्या है, ये प्रोफेशनल नहीं है, बट आपकी पार्टियों की जान होते हैं, और ये अपने अपनी फील्ड के स्टालवर्ट्स हैं। चाहे वो ब्रिजेश हो, प्रांशु हो, सुधीर जी हो, ये स्टालवर्ट्स हैं। मतलब इनको इनसे दोस्ती करने में आप गर्वान्वित महसूस करते हैं, है ना। मतलब तो इसलिए ये अब स्टालवर्ट्स हैं, और ये वो चेहरे हैं जिनका अपना एक बड़ा स्थान है। तो गाड़ी में तो गाना सुनते होंगे आप। फिर गाड़ी में भी गाना, फोन से ही नहीं फुर्सत तो गाना कहाँ सुनेंगे। सब बंद रखता हूँ मैं, क्योंकि ये एक जान का दुश्मन है आपके हाथ में, तो ये कभी बंद नहीं होता। तो फोन में आप नॉर्मल कॉल पे बात करते हैं, भाई फेस मेरा टाइम और व्हाट्सएप मेरा पे बात? नंबर अवनीश जी करीब 50 लाख लोगों से ऊपर लोगों के पास है, ये वाला एक ही नंबर है। कोई नंबर कभी बदला नहीं, पिछले कई सालों से यही नंबर है। और 50 लाख से, और मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं हर फोन उठाता हूँ। नहीं उठा पाए तो मैं कॉल बैक करूंगा, नंबर अगर है मेरे पास तो मैं फ़ोन उठाता हूँ। मैं, मेरे यहाँ मेरे जो गार्ड्स हैं रात में, उनको इंस्ट्रक्शन है कि अगर 3 बजे रात में भी कोई आएगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भैया सो रहे हैं, आप मुझे जगा के बता, क्योंकि 3 बजे रात में आने वाला, पता नहीं उसकी क्या ज़रूरत हो, मेडिकल ज़रूरत हो क्या, तो आप मेरे यहाँ कभी आके पूछ लीजिए। तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि ज्यादातर फोन फेस टाइम पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, नॉर्मल? सभी पे आते हैं, फेस टाइम पर भी आते हैं, ये सही है। मतलब जिन लोगों को जानकारी चाहिए तो फेस टाइम पे भी आते हैं, क्योंकि हर तरह के दोस्त हैं मेरे। लेकिन क्या है, मैं फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, ताकि लोगों की मदद भी हो जाए, और लोग मेरे से अपेक्षा रखते हैं और उनकी मदद हो जाती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में मेरे बहुत अच्छे संपर्क मेरा हैं। 2 और सवाल रहेगा। एक सवाल होगा, मुकेश बहादुर सिंह का एक और सेगमेंट है, और उस सेगमेंट के भी लोग बहुत दोस्त हैं। मैं बाहुबलियों की दोस्ती की बात कर रहा हूँ। शौक है आपको? हाँ, मतलब ऐसा है कि भाई देखिए क्या है, मैं उनको बाहुबली नहीं मानता। मतलब वो बाहुबली आप अपने, किसको बाहुबली नहीं मानते? देखिए बाहुबली, देखिए जिनको आप बाहुबली कह रहे हैं, आप नाम बताइए किनको बाहुबली नहीं आप मानते? जिनको भी कह रहे हैं, जैसे मान लिया आप, मैं कहता हूँ धनंजय सिंह को ले लीजिए, राजा भैया को ले लीजिए, या विनीत सिंह को ले लीजिए, ब्रजेश सिंह को ले लीजिए। भाई ब्रजेश सिंह से मेरे फादर इन लॉ के संबंध तब के हैं जब मेरे फादर इन लॉ इंस्पेक्टर हुआ करते थे, कम से कम 30 साल 35 साल पहले। तो मेरा, देखिए उनका अपना प्रोफेशन क्या रहा है, बाहुबली है या नहीं है, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। मेरे तो अपने निजी और व्यक्तिगत संबंध है, चाहे वो कोई भी हो। अरे इतने मुकदमे इन लोगों के होने खिलाफ। दीजिए मुकदमे, देखिए मुकदमा, देखिए क्या जीवन, मैंने कहा ना, आप जब जीवन लेके आए हैं तो मुकदमे भी होंगे, आरोप भी होंगे। जैसे वो मेरे ऊपर डिफेमेटरी आरोप आया, आरोप भी आएंगे। ये कहाँ आपको बाइंडिंग करता है कि आप उनसे दोस्ती नहीं रख सकते, अनलेस एंड अनटिल कि कोई मेरा इलीगल रिलेशन नहीं है। भाई मैं कहता हूं कि अगर मेरा कोई आईएएस अफसर दोस्त है, उस पर कोई आरोप आया, कल को उसको जमानत की जरूरत होगी तो मैं जमानतदार बन के भी खड़ा हो जाऊंगा। कल को बाहुबली दोस्त को अगर जमानतदार की जरूरत हो, मैं जमानत भी ले लूंगा। नहीं समझे,
मित्रता किसी पैरामीटर में नहीं बनती। बाहुबली हो, राजनीतिक हो, मीडिया का हो, कोई भी हो, दोस्त दोस्त होता है, मित्रता में कोई पैमाना नहीं है। मैं उसका जमानतदार भी बनने को तैयार हूं अगर वो मेरा दोस्त है तो सही गलत का कोई बता। सही गलत कौन तय करता है? सही गलत तो हम आप तय करते हैं ना। वही लोग मसीहा बन जाते हैं, वही लोग रॉबिन हुड बन जाते हैं। भाषा सिंह जैसे सरीखे लोग कई गांवों के लिए, कई लोगों के लिए वो रॉबिन हुड है। धनंजय सिंह कई लोगों के लिए रॉबिन हुड है। बट वही जब उनको पॉलिटिकल पार्टीज ले लेती हैं तब तब उनका बाहुबलीपन कहा जाता है। विनीत सिंह यही बात जब अतीक अहमद मुख्तार पे आती है तो भाई देखिए, दोनों में फर्क है। अतीक अहमद और मुख्तार इस तरह के बाहुबली रहे, उन लोग से कोई दोस्ती नहीं कर सकता। भाई उन लोगों ने क्या है, एक्सटॉर्शन करते थे एक तरीके से लोगों को। मैं तो इस बात की प्रशंसा करता हूं, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की और बीजेपी सरकार की, कि ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाया उन्होंने। आम जन भाई बुला करके हड्डी तोड़ दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो ये थोड़ी बाहुबली है। वो तो क्रिमिनल है। बाहुबली कहाँ है? बाहुबली जरूरी नहीं कि क्रिमिनल हो। भाई राजा भैया क्रिमिनल है क्या? भाई उनको भी लोग बाहुबली लिखते हैं, तो क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल नहीं है ना। बाहुबली का मतलब क्रिमिनलाइजेशन नहीं होता। बिल्कुल इस बात को दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। बाहुबली मतलब क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्राइम उन्होंने, अगर मान लीजिए मेरे परिवार पे कोई संकट आए और मैंने अगर किसी को मार दिया तो मैं क्या क्रिमिनल हो गया क्या? मैंने सेल्फ डिफेंस से मारा है। तो ऐसे बहुत सारे बाहुबली हैं जो अगर दबंग है, पॉलिटिकल पार्टीज को उनको जरूरत है तो होने दीजिए, उनका अपने मुकदमे होने दीजिए। तो रिश्ता रखने में क्या बुराई है? बादशाह सिंह अगर बाहुबली है तो है वो उनका अपना। देखिए जो दोस्त हैं तो हैं, है तो है, सभी दोस्त हैं भाई, है तो है। ये आप इस बात को मानिए। इसको आप मुख्तार से मत कंपेयर करें। मुख्तार क्रिमिनल था, अतीक अहमद क्रिमिनल था, उसको तो योगी सरकार ने निजात दिलाया लोगों को जान में। लेकिन जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ये लोग क्रिमिनल नहीं है। अब आपकी लाइफ का एक आखिरी हिस्से में इस पॉडकास्ट के चलते हैं। एक और दौर है जो इस पर डिस्कस करना छूट गया था, कोविड का दौर। और कोविड के दौर ने मुकेश बहादुर को एक मानवीय गुणों के आधार पर, एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर, एक एक्टिविस्ट के तौर पर लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों दर्जन भर जिलों में करीब स्थापित होने में, प्रभावकारी होने में बड़ी मदद की। ये वो आपदा थी जिसने पूरी मानवता को हिलाया था, लेकिन उस आपदा को आपने अपने लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी छवि के लिए, अपने आपके अंदर जो भी भावना रही होगी उसको जमीन पर उतारने के लिए आगे रखा। बिल्कुल रखा। देखिए उसके पीछे भी एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम किस पारिवारिक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो जो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है उसमें हम लोगों ने हमेशा देना जाना है, लेना नहीं जाना है। जब ये क्राइसिस आई तो जो भी हमारे पास साधन थे, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड की क्राइसिस हुई तो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, जो इंडस्ट्रीज जो बनाती थी वो मुझे फ्री दे रही थी। तो मैंने यहाँ लखनऊ में 5 टैंकर दिए नगर निगम को, जिसका छिड़काव होता था। इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया। रायबरेली में मैंने दिया, पूरे रायबरेली को जो है वो हाइपोक्लोराइड दिया। पीएसी के सारी यूनिट्स को दिया, उन्नाव के सारे थानों को दिया, रायबरेली के तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट की फैमिलीज को दिया, तो अगर मैं दे सकता था किसी को, क्योंकि मैं जो देख रहा था क्राइसिस में कि आपका रुपया पैसा सब धरा रह जाएगा, आप टप से चले जाएंगे। तो उस समय हम लोगों ने, ना मेरे फैमिली ने मुझको रोका, मेरे पास जो भी साधन संपन्न था मैंने लोगों की मदद किया। और ये बात सही है कि उसने मुझे भी एक बड़ी पहचान दिलाई, लेकिन वो मैंने पहचान बनाने के लिए काम नहीं किया। वो क्या है, मैं देख रहा था उस क्राइसिस को। मुझे रात में एक फ़ोन आता है जिसमें क्या बोलते हैं उस समय, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, ऑक्सीजनेटर क्या बोलते थे, जिस पे एक आदमी दम तोड़ रहा था। उसने दम तोड़ते तोड़ते मुझे फ़ोन किया। मैं मेदांता से लड़ गया। मैंने कहा कहीं से इसकी स्लिप मंगाओ, इसको इलाज दो। तो उसको इलाज मिला, बचा हुआ आदमी। तो ऐसे करके बहुत, एक लेडी कोई जो थी, वो गरिमा पांडे नाम था उसका,
वो सोशल मीडिया पे मेरा नंबर मांग रही थी। मैंने रात के 2 बजे मैं जग रहा था, मैंने उसको नंबर उस पर दिया। उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि मुझे 1 सिलेंडर कैसे भी चाहिए। मैंने अपनी माँ के लिए सिलेंडर रखा हुआ था कि कोई क्राइसिस आ जाए। मैं और मेरी पत्नी उसका जब इंतजार कर रहे थे, वो आई तो पैरों में गिर गई और सुबह से अपनी माँ को लेके वो भटक रही थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स थे उस पैंडेमिक में जो मैं आपको कोट करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। तो उस समय हम लोगों ने आगे बढ़ के लोगों की मदद कर पाई। ये हमारा हमारा सौभाग्य है कि उनकी दुआएं हमें मिली, उनका आशीर्वाद हमें मिला। लोग जब बॉडीज को नहीं छू रहे थे, आपने देखा कि उस भी कई सोशल, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे सोशल वर्कर थे। वर्षा वर्मा थी जो डेड बॉडीज का डेड अंतिम बॉडीज संस्कार करते थे। तो ये क्या है, हर आदमी, मैं 3,000 लोगों को खाना रोज खिलाता था, 6,000 मतलब 3 से 6,000 लोगों को, और रोज खिलाता था। मैंने कई गांव को गोद ले रखा था मोहनलालगंज में, जिनको मैं राशन देता था। नगर निगम हमें चिट्ठियां लिखता था, मैं ड्राई राशन रोज देता था। तो लेकिन क्या है, ईश्वर ने अगर किसी लायक बनाया आपको, तो लोगों की मदद करने का वो एक मौका था जो हम लोगों ने किया, और उसका मुझे भरपूर जो है आशीर्वाद लोगों से मिला। तो ये थी पूरी चर्चा। बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी, आज की आपका भी इस बहुत चर्चा। बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? जो तमाम सारे विषय, तमाम सारे घटनाक्रम इसके अंदर आए, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप कैसे देखते हैं? आप किस नए सेलिब्रिटी को चाहते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट शेयर पर आए? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब लगातार देखते रहिए, इस तरह के तमाम व्यक्तित्वों को हम सामने लेकर आते रहेंगे। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।